तो आई होप आए। और दूसरी चीज, इसमें मैं ऐसा नहीं है कि इट इज गोइंग टू बी अ वन वे कम्युनिकेशन। आपको पूरा मौका मिलेगा, आप आखिर में मुझसे बात कर सकते हैं। मगर पहले मैं यही कहूंगी, बहुत पेशेंसली इसको समझिएगा कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ रहे हैं और उसका कारण क्या है। तो सबसे पहली चीज ये है कि लाल किताब ही क्यों। ऐसे समझ लीजिए कि पारशरी ज्योतिष। अच्छा, एक सवाल स्टार्ट करने से पहले आप ही से पूछना चाहूंगी, आप में से कितने लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जो पारशरी ज्योतिष जानते हैं? कोई है? आई होप कि होने चाहिए, क्योंकि पारशरी ज्योतिष जो है, ऐसा बहुत मैंने देखा है कि मैंने भी पहले पारशरी ज्योतिष पढ़ा था, उसके बाद लाल किताब पढ़ा था। केपी कांतिलाल जी केपी जानते हैं, वरुण जी जानते हैं, वेरी नाइस। दिनेश जी सीख रहे हैं, मनीष जी केपी करते हैं, वेरी गुड। नाउ एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी यहाँ पर, जो आपको आपका आधा कॉम्प्लिकेशन खत्म करेगी। वो ये है कि लाल किताब सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पारशरी ज्योतिष का ज्ञान हो। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड नो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। परंतु ये बात सत्य है कि लाल किताब जो है वो उसी का हिस्सा है। ठीक है, लाल किताब जो है, ऐसे समझ लीजिए कि पारशरी ज्योतिष एक समुंदर है और लाल किताब उसका एक हिस्सा है। तो कहते ऐसे ही कहा जाता है कि पारशरी ज्योतिष जो है, इट इज द मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और लाल किताब जो है वो ऐसे समझ लीजिए कि रूपचंद्र जोशी जी द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है कि ये माना जाता है कि जब वो इस किताब को लिख रहे थे तो रूहों ने उनकी मदद की। जब वो इसको लिख रहे थे तो खुद यूनिवर्स से, ब्रह्मांड ने उनकी मदद करी, और तब उन्होंने इसका जो है इसकी रचना करी। लाल किताब ज्योतिष जो है शास्त्र की एक अद्भुत और एक ऐसी रहस्यमय किताब है, जैसे प्राचीन जितने भी हमारे ज्योतिष हैं और तांत्रिक सिद्धांत है, इसका जो है ना एक कलेक्शन है ये किताब ना। ना सिर्फ ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों का विश्लेषण करती है, बल्कि उनके जो सरल और व्यवहारिक जो टोटके होते हैं, जो उपाय होते हैं, वो बताती है, जो बहुत सेफ है। यहाँ पर कहीं कहीं ऐसे मिथ भी लोग देखते हैं। और लाल किताब के साथ एक और चीज जुड़ गई है, लोगों के मन में एक भाव आता है लाल किताब को लेकर कि ये किताब जो है इसमें ये सिर्फ रेमेडीज के लिए है। परंतु ये बात सही नहीं है। ये बात सच है कि इसकी रेमेडीज बहुत पावरफुल हैं, मगर कब कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, ये सब चीजें समझने के लिए लाल किताब के बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि टेवा कैसे देखा जाता है और किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। तो लाल किताब का जो लेखन है वो उर्दू भाषा में 1939 से 1952 के बीच में पंडित रूपचंद जोशी जी के द्वारा किया गया था। ये किताब जो है 5 भागों में प्रकाशित हुई। इसमें लाल किताब इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी जो मूल प्रति है वो लाल रंग की जिद में प्रकाशित हुई थी, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो लाल किताब के नाम से जो है पॉपुलर हुआ। इसमें लाल किताब की जो विशेषताएं हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली जो है, इसकी जो उपाय है वो बड़े व्यवहारिक उपाय हैं। इसमें दिए गए उपाय जो है वो सरल है, बहुत जो है प्रभावशाली है। इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव उपाय नहीं बताए गए कि डायमंड पहनिए, कि आप मानिक पहनिए, कि मूंगा पहनिए, कि आप इस तरीके के कोई भी उपाय जो है इसमें नहीं बताए गए हैं। इसमें बहुत सिंपल रेमेडीज जो है बताई गई हैं। दूसरी चीज इसमें यह है कि ग्रहों की जो स्थिति है उसके अनुसार यहाँ इसमें विश्लेषण होता है कि ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, ये ना देखते हुए कि कौन सी राशि में बैठे हैं। जबकि पारशरी ज्योतिष में हम ग्रह, राशि, फिर उसके नक्षत्र, पद, ये सब हम कैलकुलेट करते हैं। वहां पर हम वर्ग कुंडलियां भी देखते हैं, जबकि लाल किताब में ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज इससे भी इंपॉर्टेंट ये है, सामान्य कोई भी इसको पढ़ सकता है और इसके द्वारा जो है चीजें अपने जीवन में जो है उसी के द्वारा अपनी लाइफ को आगे जो है लेकर चल सकता है। एक और बड़ी विशेष बात बताती हूँ, लाल किताब में सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहने का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि किसका कौन सा ग्रह कैसा कार्य कर रहा है, उसके सिम्टम्स लाल किताब बताती है और फिर उसके रेमेडीज बताती है। वो रेमेडीज करके जो है आप ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने आप को उस ग्रह के अनुसार ढालते हैं, जिससे कि ग्रह की नेगेटिविटी आपसे आपके ऊपर नहीं आती है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कोई भी आप विद्या सीखेंगे और जीवन बदल जाएगा, 100% जो है लाइफ चेंज हो जाती है। मगर ये बात जरूर कहती हूँ कि ये विद्या इतनी सुंदर है कि आपको जीवन जीने का तरीका
और उसमें क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, ये सब समझ आ जाता है। कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, खासकर सिम्टम एंड प्रिकॉशंस, इसका कॉम्बिनेशन है लाल किताब। क्या सिम्टम है और क्या प्रिकॉशन आपको लेना है। अब मान लीजिए हमें पता है कि इस साल जो है हमें चोट लगनी है। एक छोटे से उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। लाल किताब देख करके इंसान जो है समझ जाता है कि ये ग्रह यहाँ आया तो इस तरीके की एक सिचुएशन क्रिएट होगी। अब पता है तो हम एटलीस्ट प्रिकॉशन ले सकते हैं और उस ग्रह के उपाय करके, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि चोट नहीं लगेगी, मगर हो सकता है तलवार की सुई हो जाए। ठीक है, तो ये संभवतः यहाँ पर बनती है। ठीक है, बिजनेस में लॉसेस दिख रहे हैं तो पता है कि ऐसा कुछ होगा, तो अगर आप टाइम से रेमेडी कर लेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है और जो अच्छाइयां हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो प्रिंट जो मैंने फिर क्लियर कर रही हूँ, सिम्टम क्या है और क्या प्रिकॉशन आपको लेना है, क्या रेमेडी आपको करना है, ये बड़ा सुंदर तरीके से लाल किताब में वर्णन है। आज मैं आपको पहले बेसिक्स कराऊंगी, फिर एक ग्रह समझाऊंगी। देखिएगा अपनी कुंडली में लगाकर कि आप उस ग्रह से कितना कनेक्ट कर पाते हैं, आपकी कुंडली में वो क्या कहता है। एक चीज और क्लियर करती हूँ, बहुत छोटे लेवल पर हमें ये नहीं सोचना है कि ये चीज यहाँ है तो ऐसा ही हो रहा है। एनालिसिस कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम इतना सिंपल चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूट्यूब, सोशल मीडिया भरे पड़े हैं उपाय से, मगर ये सोचना जरूरी है कि किसको कौन सा उपाय करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जेनरिक हम सबके लिए एक बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो थोड़ा सा रैशनली डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आई होप यहाँ तक मेरी बात सबको समझ आई होगी, और अब जितने लोगों को रुचि होगी वो आगे बढ़ेंगे। सो आगे बढ़े, आप लोगों की अनुमति है तो स्टार्ट करें। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और पहले, सबसे पहले मैं आपको कुंडली पढ़ना सिखाऊंगी। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको पारशरी की नॉलेज है, उनको ये आता है, मगर मैं ये मानती हूँ कि हम जब भी कोई विषय पढ़ते हैं हम उसे पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं ये मानकर चलती हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगी, आई टेक यू फ्रॉम शून्य। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल शून्य से पढ़ाऊंगी आज। बहुत धैर्यता से पढ़िएगा, बड़े पेशेंस से पढ़िएगा, बड़े प्रेम से पढ़िएगा। ठीक है, तो और क्योंकि मैं फिर ये बात कह रही हूँ, इट इज नॉट द एनालिसिस, इट्स द लर्निंग। बहुत डिफरेंस होता है दोनों चीजों में, तो इसको मानकर चलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 घंटे की वर्कशॉप में हम पूरा कुंडली एनालिसिस कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। मैं किसी को भी डिलेमा में नहीं रखूंगी, मगर ये बात जरूर है, अगर आपको ये लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है तो वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यू विल कम टू अ सोल्यूशन, यू विल फाइंड इट सिंपल और यू विल से आई नॉट रीड इट नाउ। तो एक तरफ आप हो जाओ। तो आइए, आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आई टेक यू टू दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ लर्निंग लाल किताब। आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है आपको। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये चार्ट समझाना चाहती हूँ, दिस कुंडली। सबने देखी है ये कभी ना कभी? सबने कुंडली एनालिसिस कराया होगा तब जरूर देखी होगी, अपने अपने चार्ट्स में जरूर आपने जो है इसको देखा है। इसको बोला जाता है टेवा, दिस इज कॉल्ड टेवा। ठीक है, तो आइए इसको समझेंगे पहले, क्योंकि सबसे पहले ये 12 घर हैं, ये 12 खाने हैं, उसके बाद इसमें बैठने वाले ग्रह हैं। तो पहले हम ये 12 खाने समझेंगे, उसके बाद इन खानों में बैठने वाले ग्रहों को समझेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ बैठ के कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आइए मैं आपको इस टेवे को समझाती हूँ, और पाराशरी ज्योतिष की कुंडली और लाल किताब की कुंडली में क्या अंतर है ये भी बताती हूँ। ऐसे समझ लीजिए, ये जो 12 घर हैं, ये हमारी कुंडली का, हमारी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ये हमें ये बताते हैं कि हमारे जीवन में हम क्या क्या प्रोमिसेस और क्या क्या स्ट्रगल्स लेकर आए हैं, कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठेगा और हमें क्या देगा, ये सब इस कुंडली के इस 12 घरों में दिया हुआ है। ठीक है, आपने अपनी कुंडलियों में देखा होगा, सभी के पास अपने अपने चार्ट्स होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
जस्ट चेक इट आउट कि आपके इस कुंडली में जो है नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है, देयर आर नंबर्स रिटन इन दिस चार्ट। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि ये 12 घर हमारी ही जीवन की हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो 12 घरों को हम कैसे देखते हैं, मगर मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि पारशरी ज्योतिष की कुंडली और लाल किताब की कुंडली में एक्चुअल अंतर क्या है, ठीक है। पहली चीज देखिएगा, आपके पास अगर अपनी कुंडली है, ठीक है, सबके पास अगर है, तो आपके पास जो अपनी कुंडली है उसमें यहाँ पर अलग अलग नंबर्स लिखे होंगे। किसी की कुंडली में हो सकता है यहाँ 5 लिखा हो, किसी की कुंडली में हो सकता है यहाँ 4 लिखा हो, किसी की कुंडली में हो सकता है 9 लिखा हो, किसी की कुंडली में 10 लिखा हो, किसी की में 11 लिखा हो, और किसी की में 12 लिखा हो। यस और नो? चेक इट आउट, देखिए और मुझे फिर बताइए। आपको अपनी लगन कुंडली देखनी है। माई वॉइस इज नॉट कमिंग, इज इट? मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? ओके, यस। जिसकी कुंडली नहीं है कोई स्ट्रेस नहीं है, अगर है तो चेक करिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, भावना जी ने 8 नंबर बताया, मनीषा जी ने 11 बताया, अभय जी ने 5 बताया, ठीक है, बाकी सभी चेक करें। यस, माय एसेंडेंट इज 5, 5 इज लियो। ऐसे आप देखोगे तो फिर ऐसे बोलोगे, है ना। कमलेश जी ने बताया कि 7 लिखा है, रितु जी ने 11 बताया, प्रमोद जी ने 12 बताया, केवल जी ने 5 बताया। अब ये बहुत सुंदर हो गया, आप सब बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप ये जो आप कुंडली देख रहे हैं जिसमें अलग अलग नंबर हैं 1 से लेकर 12 तक, पहले घर में 1 से लेकर 12 तक अलग अलग नंबर लिखे होंगे। 1 से लेकर 12 तक अलग अलग नंबर हैं, वो कुंडली कहलाती है पारशरी ज्योतिष की कुंडली। ठीक हो गया? डन? क्यों? ये राशियों के नंबर हैं। पर लाल किताब की जो कुंडली बनेगी उसमें हमेशा यहां एक ही होगा। लाल किताब की कुंडली 1 से शुरू होती है, और कुंडली कैसे चलती है? कुंडली चलती है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलेगी कुंडली एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 1 के बाद नंबर क्या आएगा? 2। तो लाल किताब की कुंडली में अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि ये लाल किताब की जो कुंडली है वो हमेशा काल पुरुष की कुंडली पे चलती है 1 से लेकर 12 तक। मगर जो पारशरी ज्योतिष की कुंडली है उसमें यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर है ये बात? यस और नो? देखिए, आप मुझे यस बताएंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी, नहीं तो फिर मैं अटक जाऊंगी आपके साथ साथ, ठीक है। अब दूसरी चीज समझिएगा, एक और चीज आपको सिखाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम लाल किताब की कुंडली तो हमारे पास है नहीं, अब हम इसे कैसे बनाएंगे? तो आइए इसको बनाते हैं। पहले कैसे बनेगी? आपके पास जो भी कुंडली है बस उस पर ध्यान दीजिएगा, उसी को लाल किताब में चेंज कर लेंगे। अब मान लीजिए जो कुंडली मैं बना रही हूँ ये आपकी पारशरी ज्योतिष की कुंडली है, ठीक है। ये कुंडली किसकी है? ये आपकी पारशरी ज्योतिष की कुंडली है। तभी तो मैं बता रही हूँ नीता जी, क्योंकि मुझे पता है आपके पास पारशरी ज्योतिष की कुंडली है। अभी से हम लाल किताब में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लीज मेरे थोड़ा सा just cooperate with me for my, you know, whatever I'm writing, because it's not very comfortable for me to write right now, but I'm trying. चलिए, अब मान लीजिए ये आपकी काल पुरुष की, सॉरी, ये आपकी जो कुंडली है ये आपकी पारशरी ज्योतिष की है। अब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक कुंडली बना रही हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये 5 नंबर की कुंडली है, तो 5 के बाद अगला नंबर 6 यहाँ आएगा, 6 के बाद 7 यहाँ आएगा, 7 के बाद 8 यहाँ आएगा, 8 के बाद 9 यहाँ आएगा, 9 के बाद 10 यहाँ आएगा, और 10 के बाद 11 यहाँ आएगा,
और 11 के बाद 12 यहाँ आएगा, 12 के बाद यहाँ पर 13 नहीं आएगा कभी भी, यहाँ 1 आएगा। 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, तो हमेशा 12 के बाद 1, 1, 2, 3, 4। ठीक हो गया? ठीक है। अब यहाँ पर, अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा है एमओ मून, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एसयू सन, यहाँ लिखा है सन के साथ मरकरी, यहाँ लिखा है वीनस, और वीनस के साथ मान लीजिए लिखा गया राहु। तो राहु केतु हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं, तो यहाँ आ गए केतु महाराज। ठीक हो गया? यहाँ आ गए मान लीजिए शनि, यहाँ आ गए मंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बना दी। बृहस्पति भी कर देते हैं, यहाँ आ गए जुपिटर। हमने 9 ग्रह भी बिठा दिए इसमें। अब ये जो कुंडली है, ऐसी ही आपके पास आपकी पारशरी की कुंडली होगी। ठीक है, ऐसे ही होगी, अलग ग्रह अलग अलग ग्रह अलग अलग नंबर। अब आपको इसे लाल किताब की कुंडली में कैसे चेंज करना है, इसको देखिए। लाल किताब की कुंडली में चेंज करने के लिए आपको इसमें कुछ भी खास नहीं करना। पहले खाना देखिए, यहाँ पर सेम चेक करते जाइएगा। ये पहला खाना यहाँ है, ये पहला खाना यहाँ है। कौन सा ग्रह लिखा है यहाँ पे, फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। यहाँ कौन सा ग्रह लिखा है? मून, राइट। तो यहाँ के पहले खाने में कौन सा ग्रह लिख देंगे हम? मून। ठीक हो गया? बढ़े आगे। अब देखिए, दूसरे घर में कोई ग्रह है? कोई ग्रह नहीं है। तीसरे में है? नहीं है। चौथे में क्या है? सूर्य और बुध। चौथे में सूर्य बुध है ना, तो कहाँ लिखूं सूर्य बुध, बताइए। यहाँ लिख दूं? देखिए यहाँ है तो यहीं लिख दूं ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? सूर्य और बुध। फोर्थ हाउस, वेरी गुड। सूर्य और बुध। ठीक हो गया? अब देखिए, फिफ्थ हाउस में यहाँ वीनस राहु है, लिख दें यहाँ पर वीनस राहु। यहाँ पर सैटर्न है, ये सैटर्न यहाँ लिख दें। अभी मरकरी, अच्छा जी, यहाँ मार्स है, यहाँ मार्स लिख दें। यहाँ केतु, और यहाँ पर आ गया जुपिटर। तो ये बन गई आपकी लाल किताब की कुंडली। कितने लोगों को बात समझ आई? हमने कुछ भी नहीं करा, एज इट इज पारशरी कुंडली ली, और सारे ग्रह एज इट इज उठाकर लाल किताब पे रख दिए। ठीक हो गया? फर्क क्या आया कि लाल किताब हमेशा एक नंबर से शुरू होगी। किसी की भी कुंडली अलग नहीं होती है, नंबर हमेशा एक ही से शुरू होता है, हमेशा काल पुरुष से शुरू होगा, एक नंबर से शुरू होगी, 12 नंबर तक जाएगी, और यहाँ के ग्रह यहाँ कॉपी हो जाएंगे। पहले से सेम हो तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि मेष लगन है इसका मतलब आपकी। ठीक है ना? क्लियर हो गई? यहां तक क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़े। एक एक पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, फिर आप कहोगे बाद में, अभी थोड़ी देर में होता है ऐसा, फिर सब कहेंगे अरे मैडम हमारे पास तो लाल किताब की कुंडली नहीं, आपने बताई नहीं। तो अभी समझ लीजिए, ठीक है। यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द राशिज, वेरी गुड। बिल्कुल भी हम यहाँ राशि नहीं देख रहे, यहाँ हम सिर्फ ग्रह देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि लाल किताब की कुंडली कैसे बनती है। अब आइए, इन 12 घरों के बारे में आपको, इनकी 12 घरों की विशेषता समझाते हैं, और ये बताते हैं कि ये ग्रह घर जो है, ये जो खाने हैं, ये हमारे जीवन के बारे में क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो ये 12 घर जो होते हैं, ये हमारे जीवन की अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है ये पहला घर। ऐसे समझ लीजिए, ये पहला घर क्या है? ये पहला घर आप है। आप कैसे दिखते हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपका रंग रूप कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, ये पहले घर से हम जानते हैं। ठीक है, तो पहला घर क्या बता रहा है? पहला घर हमें बताता है कि हम कैसे हैं। किसी को भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कैसा है। खाली रहेंगे, बहुत सारे घर खाली होते हैं, मेरी भी कुंडली में पहला घर खाली है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारा कोई पर्सनालिटी ही नहीं है। ठीक है, उस पे फिर उसे दूसरी तरीके से देखा जाता है। अभी ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे बात हो रही है विजय विनय जी, है ना, एक एक करके चीजें समझेंगे तो आपको सब समझ आएगा। ठीक है, फिर आप पहले घर की जड़ देखते हो, ठीक है, इस पे किस किस का प्रभाव पड़ रहा है ये देखते हो। ठीक है। कोई बात नहीं राजेश जी, किसी और का चार्ट देख लीजिए। ठीक है,
अब पहले घर से हमने क्या देखा, हमारी पर्सनालिटी देखी, हमारा कैरेक्टर देखा, हमारा फिजिक देखा, हमारा रंग रूप देखा, ये सब हमें पहला घर बता रहा है। तो पहला घर हमें हमारे बारे में बता रहा है। किसी की भी कुंडली आप देखोगे, पहले घर से आप अनुमान लगा लोगे व्यक्ति कैसा है। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरे घर पे। दूसरा घर क्या है? दूसरा घर है हमारा कुटुंब, हमारी फैमिली, और हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, हमारी सेविंग्स। हम कितनी सेविंग करते हैं, ये हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अब आप किसी को भी, आप पता है ज्योतिष में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। कुंडली देखिए, सेकंड हाउस खराब है, आप किसी से बोलो आप पैसे नहीं जोड़ पाते हो, तो कहेगा हाँ जी पैसे नहीं जुड़ते। क्यों? सेकंड हाउस खराब, सेविंग होगी ही नहीं। बिल्कुल रितु जी, ये बिल्कुल वैदिक जैसा है। तभी तो मैंने कहा जिनको पारश्री आता है उनको ये बेसिक्स पता है। डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस आएगा पारश्री ज्योतिष और लाल किताब में। देखिए, है तो लाल किताब पारशरी का ही हिस्सा ना, तो बिल्कुल अलग तो संभव ही नहीं है होना उसका। परंतु डिफरेंस आता है जब दृष्टियां देखते हैं। ठीक है, दृष्टियों में डिफरेंस है, ग्रामर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, देखिए विनय जी ने तुरंत लिख दिया सन मून वीनस एंड मर्क्यूरी इन दी सेकंड हाउस। अभी मैंने बोला था कि नो एनालिसिस, ओनली रीडिंग्स, ओनली लर्निंग्स, है ना। ठीक है, चलिए अब ध्यान देंगे सेकंड हाउस क्या है। अब आपने देखा किसी की सेकंड हाउस खराब है, आपने उसको तुरंत बोला भाई आपको सेविंग्स में प्रॉब्लम आती है, वो कहेगा हाँ भाई बहुत परेशानी आती है, बड़ी दिक्कत होती है, सेविंग नहीं होती है। सॉरी की कोई बात नहीं है विनय जी। तो उसके बाद सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार, जिसे कहते हैं हमारा कुब्बा, हमारी अपनी सिचुएशन, हमारे अपनी फैमिली के साथ रिलेशंस कैसे हैं, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज हमारी वाणी, हम कैसा बोलते हैं, तेज हल्का कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, नहीं बोल पा रहे अपनी बात, सेकंड हाउस। ठीक है, फिर आता है तीसरा भाव। तीसरा खाना जो है ये हमारे छोटे भाई बहनों का है, हमारे सिबलिंग्स का है, ये हमारे पुरुषार्थ का है, हमारे एडवेंचर का है। अब यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए, देखिए आप कितनी सुंदर सी बात है, आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, आप तीसरा खाना देखकर तुरंत कहेंगे, आपको डर नहीं लगता है। आप ऐसे जैसे कोई बहुत स्ट्रांग ग्रह बैठ जाए, आप उसको बोलो बंजी जंपिंग कर लो, वो कहेगा अरे जहां मर्जी से फेंक दो, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। अब वहीं पे कोई सौम्य ग्रह बैठ जाए, तो वो तो उसके दिल में वहीं से दुख दुख शुरू हो जाएगी जहां से वो उस बंजी जंपिंग का पॉइंट देखेगा। ये थर्ड हाउस बताता है कितनी हिम्मत है आपके अंदर। लगन और थर्ड हाउस मिलकर हम ये देखते हैं कि व्यक्ति का क्या पुरुषार्थ है, कितना वो एडवेंचर कर सकता है। ठीक है, छोटी मोटी यात्राएं हम तीसरे भाव से देखते हैं, हमारा कम्युनिकेशन जो हम बोलते हैं ना, कितनी सुंदरता से हम खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, मीडिया, थर्ड हाउस। ठीक है, फिर आता है चौथा घर। चौथा घर है हमारी माँ का, चौथा घर है हमारी माता जी का, हमारे घर के सुख का। घर का सुख कैसे बढ़ता है? लग्जरीज, घर का एनवायरनमेंट कैसा होगा, घर में सुख शांति होगी नहीं होगी, घर का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत स्ट्रगल में होगा। फिर घर का जो है घर में लग्जरीज कैसी होंगी, ठीक है, गाड़ी होगी नहीं होगी, ठीक है, लैंड होगी नहीं होगी, प्रॉपर्टी है या नहीं है, सब फोर्थ हाउस बताएगा आपको। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी पढ़ाई। हम कैसे विद्या लेते हैं, पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, अड़चने आ रही हैं, कहाँ से पता चलता है? फिफ्थ हाउस से। फिर फिफ्थ हाउस हमारे हमारे संतान के बारे में बताता है। आप देखते हैं कई लोगों की संतानों को लेकर बड़ा परेशान है, कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिफ्थ हाउस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, फिर फिफ्थ हाउस से हम अफेयर्स भी देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिएटिविटी देखते हैं, बड़ों का आशीर्वाद देखते हैं, पुण्य जन्म पास्ट लाइफ के पुण्य कर्मों को देखते हैं फिफ्थ हाउस से। क्लियर है? फिर आता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस है ऋण रिपु शत्रु। कहने का मतलब यह है कर्जा, बीमारियां और एनिमीज, ये सिक्स्थ हाउस बताएगा। सिक्स्थ हाउस बताएगा कि हमारे एनिमीज होंगे नहीं होंगे, कोर्ट कचहरी के मामले, लिटिगेशन के मामले सिक्स्थ हाउस से देखते हैं हम। ठीक है, लोन डेप्थ सिक्स्थ हाउस से देखते हैं, डिजीजेस सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। क्लियर है? फिर आता है सेवेंथ हाउस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैरिज, स्पाउस कैसा होगा, ठीक है, कैसे व्यक्ति से विवाह होगा, सेवेंथ हाउस बताता है। ठीक है, व्यक्ति जो है वो किस स्वभाव का होगा, सेवेंथ हाउस बताएगा। ठीक है, पार्टनरशिप कैसी होगी, अब बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो भी सेवेंथ हाउस है।
अच्छा, 6th हाउस नौकरी को भी बताता है, ठीक है। 7th हाउस बिजनेस पार्टनरशिप्स को बताता है कि हमारी पार्टनरशिप कैसी होगी, हमें पार्टनरशिप करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कई लोगों को होता है ना, पार्टनरशिप से बहुत नुकसान होता है, नहीं सूट करती, बिल्कुल वैसे। अब किसी को नहीं सूट कर रही है तो क्यों करनी है, फिर नुकसान हो जाएगा। तो 7th हाउस से देखते हैं हम। फिर 8th हाउस क्या है? 8th हाउस हमारी लॉन्जेविटी को बताता है, कितनी आयु है हमारी, किस तरीके का जो है स्ट्रगल्स रहेंगी हमारी। ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस। मिस्ट्रीज, रहस्यमयी विद्याओं को पढ़ना 8वां घर। बदलाव, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आना 8वां घर। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? अचानक से आप किसी को कुछ सालों बाद मिलो, आप कहोगे मैं तो पहचान ही नहीं पाया, तुम सेम व्यक्ति हो, बिल्कुल उसकी रंग रूप, उसकी छाया ही बदल जाएगी। ये 8th हाउस है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है इंसान के जीवन में। 8th हाउस जो है स्ट्रगल का भी है, पेन का भी है, ठीक है। फिर आता है 9th हाउस, बहुत सुंदर घर, हमारा भाग्य, हम कैसी किस्मत लेके इस दुनिया में आए हैं, ये 9th हाउस बताता है। हम धर्म कर्म को कितना मानने वाले हैं, 9th हाउस बताता है। हम अपने गुरु को कितना मानने वाले हैं, 9th हाउस बताता है। किस तरीके की गुरु हमें मिलेंगे, 9th हाउस बताता है। 9th हाउस हमारे लॉन्ग ट्रैवल्स को बताएगा। 9th हाउस से हमारे पिता समान गुरु लोगों को हम देखते हैं। और लाल किताब जो है वो 10th हाउस और 9th हाउस दोनों को ही आप मिला लीजिए तो पिता को भी बताते हैं, क्योंकि पिता हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं, ठीक है। फिर आता है 10th हाउस। 10th हाउस हमारे कर्म का घर है। यहां से आप क्या कर्म कर रहे हो, क्या कार्य करते हो, आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, नाम शोहरत मिलेगी नहीं मिलेगी, फादर कैसे होंगे, उनका जो है सिचुएशन कैसी होगी, 10th हाउस, ठीक है। 10th हाउस कैसा है इस पे निर्भर करता है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा होगा, वर्क एनवायरनमेंट, किस तरीके का कर्म हम करेंगे, कार्य हम करेंगे, ये हम 10th हाउस से देखते हैं। फिर आता है हमारा 11th हाउस। 11th हाउस हमारे गेन्स हैं, हमें गेन होंगे। अब कोई व्यापार कर रहा है, वो देखेगा ना प्रॉफिट होगा नहीं होगा, सिर्फ व्यापार करने से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। तो 11th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रॉफिट्स, इट इज द हाउस ऑफ फ्रेंड्स, हमारा सोशल सर्कल 11th हाउस। हमारी इच्छाएं 11वां घर, हमारी डिजायर्स 11th हाउस है, ठीक है। तो 11th हाउस से हम क्या देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई बहन, हम 11th हाउस से देखते हैं, ठीक है। फिर आता है 12th हाउस। 12th हाउस है हमारे खर्चे, हमारे लॉसेस, फॉरेन ट्रैवल्स, ठीक है, विदेश जाना नहीं जाना, 12वां घर। हमारे खर्चे कैसे होंगे, 12वां घर, ठीक है। लॉसेस हो रहे हैं तो वो 12वां घर। 12वां घर और क्या बता रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन, अकेलापन, ठीक है, जेल, ये सब 12वां घर है। तो ये 12 घर हमारे जीवन की लगभग सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो आप मुझे बताइए, अब मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ। अगर आपको किसी की मैरिड लाइफ देखनी है तो आप कौन सा घर देखेंगे? एब्सोल्युटली राइट, 7th हाउस। यस, वेरी नाइस, सो गुड, क्लियर हो गया। अब आपको ये देखना है कि इस व्यक्ति के अपनी मदर से रिलेशंस कैसे होंगे। बताइए कौन सा घर देखेंगे, कौन सा घर मदर को बता रहा है? एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, 4th हाउस, ठीक हो गया, वेरी नाइस। अब हमें देखना है कि ये व्यक्ति काम कर रहा है, इसके काम में दुनिया इसको किस स्टेटस पे देख रही है। कौन सा हाउस देखेंगे, नेम फेम कौन सा हाउस बता रहा था? वेरी नाइस, एब्सोल्युटली राइट, 10th हाउस, ठीक है। गेन्स होंगे या लॉसेस होंगे कहां से पता चलेगा? 11th हाउस। 11th हाउस क्या है, गेन्स, ठीक है, और 12th हाउस इज लॉसेस। तो 11 से हम गेन देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, 12 से हम देखते हैं कि लॉसेस तो नहीं हो रहे, ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझना आप, हमारे जो है जीवन में जो हाउस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा परिणाम वही देता है, राइट। तो हम बहुत सारे प्रोमिसेस जीवन में लेकर आते हैं, उसमें से कितने प्रोमिसेस पूरे होते हैं ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीजें हमारी लाइफ में एक्टिवेट हो रही हैं। तो ये दशाओं पर, वर्षफल पर, 35 साला चक्र पे डिपेंड करता है।
मगर अभी के लिए आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आपके सामने अगर कुंडली आती है तो आप देख कर बता सकते हो कि इसके जीवन में सबसे सुंदर चीज क्या चल रही है और स्ट्रगल क्या चल रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, बताइए, चले आगे। ग्रेट। मैरिज के लिए सेवेंथ हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स होने चाहिए? अच्छे प्लैनेट्स होने चाहिए। अभी पढ़ेंगे ना तो आपको और समझ आएगा कि स्ट्रगल कौन से प्लैनेट्स देते हैं। अभी तो प्लैनेट समझिए, अब तो आपने घर अभी सिर्फ हाउसेस समझे हैं, अब हम क्या समझेंगे? प्लैनेट्स को समझेंगे, राइट? और नॉट ओनली वीनस। ठीक है, सिर्फ एक वीनस ही रिलेशनशिप थोड़ी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको पहले सारे प्लैनेट समझाऊंगी। आइए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य को। देखिए, अब यहां से पाराशरी ज्योतिष और लाल किताब के सूत्रों में एक थोड़ा सा डिफरेंस आप देखेंगे। डिफरेंस जो लोग पाराशरी ज्योतिष से बिलोंग करते हैं वो इस डिफरेंस को समझ पाएंगे। पाराशरी ज्योतिष कहती है कि सूर्य जो होते हैं वो हमारे पिता होते हैं, जबकि लाल किताब कहती है कि सूर्य हम खुद होते हैं। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हम खुद हैं। सूर्य इज सेल्फ, सूर्य इज लीडरशिप। सूर्य जो है वो सेल्फ है, लीडरशिप है, नाम और शोहरत है, नौकरी है, राज सरकार है। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पर लाल किताब के अनुसार हमारी नौकरी, हमारा नाम, हमारा जो है हम खुद, इस सूर्य से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पक्का घर, लाल किताब का एक कंसेप्ट होता है पक्के घर का। यहाँ पर प्लैनेट्स को पक्के घर दिए गए। अब देखिए, एक छोटी सी बात को भी लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हाउस हमें बताता है, हमारे बारे में बताता है, ठीक है ना, कि हम कैसे, कौन सा घर बता रहा है? पहला घर बता रहा है। अब यहां पर बैठा, यहां पर हम ये कैसे जानेंगे? ये जो हमें पता है गया कि पहला घर हम खुद है, तो सूर्य, यहाँ सूर्य का ये पक्का घर है, क्योंकि सूर्य भी तो हम खुद है। सूर्य भी हम खुद है और पहला घर भी हमारे बारे में बता रहा है। तो सूर्य जो है वो पहले घर का, जो है सूर्य का पक्का घर पहला घर है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और पारशरी जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये मंगल की, यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर मंगल की राशि आती है। तो ये घर सूर्य का पक्का घर है और मंगल की राशि है, ऐसे करके मानते हैं। तो ये घर दोनों को बिलोंग करता है, सूर्य और मंगल, जिसमें सूर्य का ये पक्का घर माना गया। ये हमें बताता है। ठीक हो गया? अब सूर्य के यहाँ पर मित्र और शत्रु प्लैनेट्स में भी एक डिफरेंस पारशरी ज्योतिष से है कि पारशरी ज्योतिष में दोनों ही ग्रह एक दूसरे के परस्पर शत्रु हो जाते हैं अगर वो जो है जैसे अगर सूर्य शनि को शत्रु मान रहे हैं तो शनि के लिए भी सूर्य शत्रु है। परंतु लाल किताब कहती है जरूरी नहीं है कि एक ग्रह दूसरे को शत्रु माने तो दूसरा भी पहले को शत्रु ही माने। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब आपको नोट करना पड़ेगा। हालांकि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उससे भी देख सकते हैं, मगर आप नोट करेंगे तो आपको ये चीजें समझने में आसानी होगी। सूर्य का जो मित्र प्लैनेट्स हैं वो है बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। शत्रु प्लैनेट्स जो है वो है शुक्र, शनि, राहु और केतु। और जो सम प्लैनेट्स है, न्यूट्रल प्लैनेट है, वो है मरकरी, बुध। अब देखिएगा, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ। हमने कहा कि सूर्य जो है वो पहला खाना जो है वो सूर्य का पक्का घर है। ठीक है, यही बोला ना मैंने। अब मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बता रही हूं कि सूर्य के जो शत्रु प्लैनेट्स हैं वो है शुक्र, शनि, राहु और केतु, जिसमें कि राहु सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु है। लाल किताब के अनुसार राहु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सन। राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। यहां तक बात समझ आई? अब मान लीजिए पहले घर में राहु आ जाए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहले घर में राहु आ जाए, ठीक है, लगन कुंडली से नरेंद्र जी, अभी मैंने बताई थी ये बात, है ना। पहले घर में राहु आ जाए तो आप बताइए, सूर्य की जड़ थी और राहु आकर बैठ गए तो क्या होगा? सूर्य अच्छा हो जाएगा, खराब हो जाएगा? बताइए, सूर्य अच्छा होगा, खराब? खराब हो जाएगा। मैंने बताया ना, सूर्य को तो राहु ग्रहण लगा देता है। तो सूर्य हमें क्या दे रहा था? नाम,
सूर्य हमें क्या दे रहा था? शोहरत। सूर्य हमें क्या दे रहा था? हेल्थ। हम खुद है ना सूर्य। और सूर्य ने हमें क्या दिया? नौकरी। कहाँ कहाँ ग्रहण लग सकता है? या तो हमारे अपने ऊपर, या हमारी हेल्थ पर, या हमारी नौकरी पर, या हमारे नाम पर, या हमारे नाम नाम शोहरत पर। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, अगर राहु यहाँ आकर बैठ गए तो व्यक्ति को कभी हेल्थ की परेशानी, कभी नौकरी से रिलेट संबंधित परेशानी, सरकारी कामों में परेशानी, उसके अलावा उसको हो सकता है समय समय पर जो है उसको नाम उसका खराब हो, इस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ये बेसिक्स हैं जो आपको एक बार समझ आएगा ना, आपको धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा। यहां तक मेरी बात समझ आई? नहीं आई? आई या नहीं आई? आई ना? ऐसे करके हम इसको समझते हैं, और जिसका है वो, उसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। ठीक है? सिर्फ एक ही चीज को समझ के घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिए आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है? कितना आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी बातों से आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि हाँ ऐसा है, ये विशेष है। ठीक है? यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे हम सूर्य को देखते हैं। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं और अगला ग्रह देखते हैं। सूर्य के बाद जो दूसरा ग्रह आता है हमारे पास वो है चंद्रमा। देखिए चंद्रमा जो है वो माँ का कारक है। अब हमने चौथे घर से चंद्रमा देखा, अब हम किससे चंद्रमा देख रहे हैं? अब हम मून से चंद्रमा देखेंगे, माँ देखेंगे, सॉरी। अब मून जो है वो क्या बताता है? हमारी मदर को, हमारे इमोशंस को। और मून क्या बताता है मैं आपको बताऊं? कैश लिक्विडिटी। आपके पास पैसा कितना रहता है ये चंद्रमा बताता है। चंद्रमा खराब होगा ना, आपके हाथ में पैसा नहीं होगा। बेशक आपके पास प्रॉपर्टी बहुत होगी, अकाउंट में पैसा नहीं होगा। ये चंद्रमा खराब की निशानी है। चंद्रमा अच्छा होगा तो कैश लिक्विडिटी होगी। तो इसीलिए आपने सुना होगा घरों में सब कहते हैं पानी वेस्ट मत करो, सीपेज नहीं होनी चाहिए। क्यों? चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा का पक्का घर कौन सा है? चौथा घर। ये है चंद्रमा का पक्का घर। ठीक है? चौथे ही घर से हम अपनी माँ को देख रहे थे, और चंद्रमा भी माँ को बता रहा है, तो चंद्रमा जो है वो उसका पक्का घर कौन सा है? चौथा घर। ठीक है? और आगे आपको देखकर ये भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक एक घर के कई सारे जो है ग्रह, जो है ग्रहों के पक्के घर हैं, और एक एक ग्रह के पास बहुत सारे घर भी हैं। अभी आप समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये। अब क्या हुआ? चंद्रमा जो है उसका पक्का घर जो है चौथा घर है, और चंद्रमा के जो मित्र हैं वो है सूर्य और बुध। शत्रु जो है सबसे, एक ही मेन शत्रु चंद्रमा का है, वो है केतु। तो चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है? केतु। चंद्रमा को कौन ग्रहण लगाएगा? केतु ग्रहण लगाएगा। ठीक है? और सम प्लैनेट्स कौन से हैं? मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु, शुक्र, ये सब सम प्लैनेट्स हैं। तो जो बच जाते हैं वो सम है। मैं बताऊंगी विनय जी, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आज एक ग्रह जरूर पढ़ाऊंगी और इनको मैं, इनकी आपको रेमेडी भी बताऊंगी। आप हमेशा ध्यान रखना, जब तक देखो लाल किताब सिम्टम से चलती है। ठीक है? हैंड रेस मत करिए अभी, आराम से, आई टेक योर क्वेश्चंस, है ना? लाल किताब सिम्टम पे चलती है। अगर आपका सिम्टम मैच हो तो भी रेमेडी करना, नहीं तो फिर मैंने वही बोला ना, पूरा सोशल मीडिया रेमेडीज से भरा हुआ है। पता नहीं कौन कौन सी रेमेडी कौन कहाँ करेगा। करनी चाहिए क्या, आप बताओ? नहीं करनी चाहिए ना ऐसे रेमेडी। क्या पता कौन सा ग्रह कैसे एक्टिवेट है। और आपको समझना ये जरूरी है कि जो रेमेडी आप कर रहे हो, अगर आप मेरे बताए किसी सिम्टम आपके साथ मैच हो जाए, आप निश्चिंत होकर रेमेडी कर लेना। मगर अगर सिम्टम ही मैच ना हो, मानो आपका केतु जो है चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा हो, और मैं आपको बेमतलब रेमेडी करा दूं, ऐसे थोड़ी होता है। लाल किताब पूरी सिम्टम से चलती है, सिम्टम, प्रिकॉशन और रेमेडी। ठीक है? ये उसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट से चलेंगे, ऐसे ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे। ठीक है जी? तो यहां पर चंद्रमा समझ आया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्लैनेट है वो है बुध। अब बुध क्या है? बुध है बेटी, बहन। ठीक है? हम बुध से क्या देखते हैं? बेटियों को देखते हैं, बहनों को देखते हैं। ठीक है? बुध है व्यापार, बिजनेस। बुध है कम्युनिकेशन, जो आप बात करते हो ना। आप अब देखिए, बुध खराब होगा तो क्या होगा? आप कहोगे कुछ, सामने वाले को समझ कुछ आएगा। ऐसा होता है कभी? हमने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ समझा, हो गया बवाल, है ना? फिर
व्यापार, अब भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता चला बुध बैठा है अष्टम, लगे पड़े हैं बिजनेस चलाने में, तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि बुध जो है हमें कैसा रखने की जरूरत है। ठीक है। फिर बुध क्या है? बुध है आपकी जो है बहन, बुआ, बेटियां। ठीक है। तो इस तरीके से हम बुध को देखते हैं। अब बुध का जो पक्का घर होता है वो होता है सातवां घर। ये जो घर है ये पक्का घर है मरकरी का। और आपको ये भी बता देती हूँ, छठी राशि ये वाला जो घर है यहाँ पर भी ये बुध की उच्च की राशि होती है, तो यहाँ पर भी बुध अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है। पक्का घर कौन सा है? सातवां। मगर छठा भी बुध की उच्च की राशि होती है। जो है पारशरी ज्योतिष के हिसाब से काल पुरुष की कुंडली में छठी राशि कन्या राशि यहाँ आती है, जो बुध की उच्च की राशि होती है, तो यहाँ पर भी बुध अच्छे परिणाम देते हैं। तो बुध का फिलहाल पक्का घर जो है सातवां घर है। और ये घर किसका है? ये बिजनेस पार्टनरशिप और बिजनेस का भी घर है। ठीक है। बुध के मित्र प्लैनेट्स हैं शुक्र, सूर्य और राहु। एनिमी प्लैनेट्स हैं केतु। और न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं मंगल, बृहस्पति, शनि। ठीक है। क्लियर है? चलिए, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्लैनेट है शुक्र। शुक्र जो है इसका पक्का घर कौन सा होता है? शुक्र का पक्का घर होता है सातवां घर। तो ये बुध के साथ साथ शुक्र का भी पक्का घर है। और शुक्र क्या है? शुक्र है हमारा स्पाउस, पार्टनर। शुक्र है क्रिएटिविटी, सुंदरता, अनकंडीशनल लव, लग्जरी। ठीक है ना? तो शुक्र अच्छा, तो आप समझ लीजिए आपके पास हर तरीके की सुख सुविधा, सुंदरता, प्रेम, अच्छा पार्टनर, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। सातवां घर इसका पक्का घर है। और इसके मित्र प्लैनेट हैं शनि, बुध और केतु। एनिमी प्लैनेट हैं सूर्य, चंद्रमा और राहु। और सम प्लैनेट्स हैं मंगल और बृहस्पति। क्लियर है? तो ऐसे हम वीनस को देखते हैं। आगे आप समझेंगे कि क्यों ऐसा बताया गया। जैसे शुक्र यहाँ है, शुक्र का ये पक्का घर है। अब यहाँ पर कोई ऐसा प्लेनेट आ जाए जो कि शुक्र का शत्रु है, तो देखिए वैवाहिक जीवन में कितनी दिक्कतें आती हैं। राहु आ जाए तो देखिए वैवाहिक जीवन कितना डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे करके हम इसको समझने लगते हैं फिर। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है मंगल। मंगल क्या है? मंगल एक कमांडर है। मंगल हमारी ऊर्जा है। मंगल प्रॉपर्टी है। मंगल जो है ना प्रॉपर्टी में जमीन है। और घर क्या है? लाल किताब कहती है जमीन, लैंड जो है वो मंगल है। और जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी मतलब हमारा घर है वो शनि है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी इज सैटर्न एंड मार्स इज लैंड, जमीन। ठीक है। तो जमीन मंगल है, गुस्सा मंगल है, अग्रेशन मंगल है, एम्बिशन मंगल है, भाई हमारे मंगल है, फ्रेंड्स हमारे मंगल। ठीक है ना? तो मंगल क्या बता रहा है? मंगल हमें बताता है कि हमारी ऊर्जा कहाँ लग रही है, कहाँ हम अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं। ठीक है। मंगल के दो पक्के घर होते हैं। एक पक्का घर होता है तीसरा, और एक होता है आठवां। अब ये मैंने कहा था ये घर कैसा होता है, ये हमारे एफर्ट्स का घर होता है। मंगल यहाँ आकर बैठ जाए, आप किसी को बोलो कोई भी डेयरिंग काम करने के लिए, वो करने को तैयार हो जाएगा। क्यों? उसे डर ही नहीं लगेगा। मंगल को डर नहीं लगता। मंगल तो फायर है, आग है ना? मंगल इज ऊर्जा, वो अपनी पूरी ऊर्जा लगाएगा अपने पुरुषार्थ में। और मंगल का दूसरा पक्का घर है आठवां घर। ठीक हो गया। मंगल के जो मित्र प्लैनेट हैं वो है बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। शत्रु प्लैनेट जो है वो है बुध और केतु। और न्यूट्रल प्लैनेट जो है वो है सैटर्न, राहु एंड वीनस। चलो आगे बढ़ते हैं। मंगल के बाद आते हैं बृहस्पति देव, सबसे सुंदर प्लैनेट। बृहस्पति के पास पांच पक्के घर है। कहते हैं ना, गुरु के लिए कहा जाता है कि गुरु जो होते हैं ना, वो खुद कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, वो अगर
अपने शिष्य को कभी भी देखेंगे या अपने जो है शिष्य से कभी भी मिलेंगे तो उसको आशीर्वाद ही देंगे, है ना। तो गुरु के पास 5 घर हैं, पक्के घर। पहला पक्का घर है सेकंड हाउस। आप जो पैसे जोड़ते हो ना, वो पक्का घर जुपिटर के पास है। शुक्र की राशि आती है यहाँ पर, मगर ये घर किसके पास है? जुपिटर के पास। फिर आप जो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते हो, पिछले जन्म के जो अच्छे पुण्य कर्मा आपने किए हैं, बड़ों का आशीर्वाद, पंचम घर, ये भी बृहस्पति के पास है। हमारा भाग्य, हम जीवन में क्या करेंगे, कैसा हमारा जीवन होगा, बृहस्पति बताएंगे। उसके बाद हमारे प्रॉफिट्स, ये भी बृहस्पति के पास है। और आइसोलेशन, हमारा मोक्ष, ये मोक्ष का घर होता है, ये भी बृहस्पति के पास है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति हमारे गुरु हैं। लाल किताब कहती है बृहस्पति हमारे पिता है। जुपिटर इज फादर, जुपिटर इज गुरु। ठीक है। जुपिटर क्या है? जुपिटर इज प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, आशीर्वाद, भाग्य, हमारी किस्मत। अब किस्मत साथ देती है तभी तो जीवन में इंसान जो है आगे प्रोग्रेस करता है, वरना मेहनत तो सब करते हैं। किसी की किस्मत साथ दे जाती है, बृहस्पति अच्छा होगा, साथ दे जाएगी तो व्यक्ति ग्रो करता चला जाएगा। वहीं किस्मत किसी की डिच कर जाएगी तो क्या होगा? व्यक्ति ठोकरे खाएगा। ठीक है, समझ आई ये बात? तो ऐसे करके हम बृहस्पति को देखते हैं। मित्र प्लैनेट्स कौन से हैं? सूर्य, मंगल और चंद्रमा। एनिमी प्लैनेट्स कौन से हैं? वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। और न्यूट्रल प्लैनेट्स कौन से हैं? मरकरी। ऐसे करके हम देख रहे हैं जुपिटर को, बृहस्पति देव को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो कितना विशेष ग्रह हो गया बृहस्पति। ठीक है, लाल किताब कहती है कि सबसे पहले कौन सा प्लैनेट देखना चाहिए? बृहस्पति देखना चाहिए। तभी आपको पता चल जाएगा भाग्य कैसा, आमदनी कैसी, सेविंग्स कैसी, पढ़ाई कैसी, ठीक है, अध्यात्म कैसा। ठीक हो गया? ऐसे करके हमने बृहस्पति को देखा। इसके बाद अगला प्लैनेट है शनि, जिससे सब बहुत डरते हैं। आ गई शनि की 7.5 ढैया, सबसे पहला इंसान शनि से ही डरते हैं। क्यों डरते हैं? शनि देव है कर्मफल दाता, हमारे कर्मों का परिणाम देते हैं। पापी ग्रह है, ठीक है ना, तो ये क्या है? माफ नहीं करते, ऐसा मानना चाहता है। तो शनि क्या है? जो पक्का घर है वो हमारे कर्म का घर है। वैल्यूज है शनि, डिसिप्लिन है शनि, हार्डवर्क है शनि, जिम्मेदारी है शनि। ठीक है, हमारे चाचा ताऊ शनि है, पेरेंटल अंकल्स। स्ट्रगल शनि है, डिले शनि है। सबसे कहते हैं ना, शनै शनै शनि, 2.5 साल में अपना घर बदलते हैं, सबसे स्लो चलते हैं, इसीलिए हर कार्य में देरी होती है, डिले होता है। हर चीज में अड़चन लगेगी। क्यों अड़चन लग रही है? क्योंकि शनि का तो काम है समझाना, सिखाना, पढ़ाना, टीचर है ना। वो एक तरीके के, जिसे कहते हैं ना, हमारे कर्मों का फल देने आए हैं, तो हमने जो किया है वो हमें देने आए हैं, इसीलिए स्ट्रिक्ट है, इसीलिए व्यक्ति को कष्ट होता है। तो शनि के पास, शनि का पक्का घर जो है वो कर्म का घर है। उसके अलावा हमारी आयु का, हमारी लॉन्जिविटी का घर 8th हाउस भी, ये भी शनि के पास है, 8th एंड 10th। ठीक है, हमारे चाचा ताऊ शनि है। जितनी लेबर क्लास है सब शनि है। जो लोग मेहनत करते हैं ना, सामान उठाते हैं, हमारी डोमेस्टिक हेल्प। फ्रेंडली प्लैनेट्स कौन से हैं? बुध, राहु और शुक्र। एनिमी प्लैनेट्स कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल। और न्यूट्रल प्लैनेट कौन से हैं? बृहस्पति और केतु। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी सी सैटर्न। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राहु देव। राहु क्या है? राहु इज इल्यूजन।
राहु कैसे है ना, देखिए राहु के पास सिर्फ सिर है, तो बहुत सारे थॉट्स हैं, दिमाग हर समय चलता रहता है, मगर क्योंकि सिर्फ सिर है तो दिल तो है ही नहीं। राहु के पास सिर्फ सिर है तो दिल नहीं है, तो ये क्या है, बहुत प्रैक्टिकल है। इसको ये इसको जो चाहिए वो चाहिए, दिमाग में जो इसके ठहर गया ना वो ठहर गया, फिर वो ऑब्सेशन बन जाता है, राहु अटैच हो जाता है दिमाग में। जैसे कई बार हमारे साथ नहीं होता, एक थॉट आ गया तो हम हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं, होता है नहीं होता है, ये राहु है। कोई भी थॉट आएगा, मल्टीपल टाइम्स उसके बारे में सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे, तो ये राहु है। राहु हमारी ससुराल है, इन लॉस। राहु इज मिस्ट्री, ठीक है ना, राहु मिस्ट्री है। राहु हमारा ऑब्सेशन है, हम किसी भी चीज को लेके जुड़ गए, सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, क्योंकि दिमाग है, दिल तो है नहीं। दिमाग अटक गया और जहां अटक गया वहीं के वहीं अटक गया, उसके आगे हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, कोई कुछ भी समझाता रहे। ये राहु है, अटैच कर देता है, ठीक है। अब राहु का पक्का घर कौन सा है, 12वां घर। अब देखिए 12वां घर जो है, क्योंकि ये विदेश का भी घर है, ठीक है, ये नुकसान का भी घर है, स्पिरिचुअलिटी का घर भी है, ध्यान का घर भी है, विदेश का घर भी है, तो राहु यहाँ पर, राहु जो है इस घर का, राहु का ये पक्का घर है। बृहस्पति के साथ साथ ये घर राहु भी शेयर करते हैं। राहु के मित्र प्लैनेट्स हैं बुध, शनि और केतु। एनिमी प्लैनेट्स हैं, जैसे सूर्य के राहु थे तो राहु के जो है सूर्य है, शुक्र है और मंगल है। अब देखिए पारशरी ज्योतिष शुक्र और शुक्र और राहु को एनिमीज नहीं मानती है, मगर लाल किताब मानती है, ठीक है। और न्यूट्रल कौन है, बृहस्पति और चंद्र। क्लियर है यहां तक। आखिरी प्लैनेट जो कि हमारे हैं केतु। केतु क्या है, अब देखिए केतु के पास सिर नहीं है, उसके पास गले के नीचे का धड़ है सारा, तो दिमाग नहीं, इमोशंस। अब इमोशन से क्या हो रहा है, केतु क्या करते हैं इसको समझेंगे। सबसे पहली चीज, दिमाग नहीं लगाते, दिल लगाते हैं। तो केतु क्या है, केतु इज स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट। ये हमें डिटैच करते हैं, जहां बैठेंगे ना वहां से दूर कर देंगे। केतु कंफ्यूजन है, क्योंकि दिमाग तो लग नहीं रहा, तो कंफ्यूज रहते हैं। केतु हमारी इंट्यूशन है, देखिए कहते हैं ना, भगवान ना करे किसी को अगर जो है आंखें ना दे तो वो थर्ड आई उसका बहुत स्ट्रांग होता है। तो इनके पास सिर नहीं है, तो इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, गजब इंट्यूशन केतु के पास है। केतु मूवमेंट है, जो हमारा मूवमेंट है वो केतु है, ठीक है। और केतु क्या है, केतु हमारा मेल चाइल्ड है, नर संतान, बेबी बॉय, इस केतु। केतु के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं वो हैं शुक्र और राहु। एनिमी प्लैनेट जो है वो सन, मून एंड मार्स। और न्यूट्रल प्लैनेट जो है वो जुपिटर एंड सैटर्न। केतु तो खुद ही है। और केतु का पक्का घर कौन सा है, 6th हाउस। बुध के साथ साथ ये घर केतु का भी है। यहां तक क्लियर है सभी को। देखिए ये दिस इज कॉल्ड द ग्रामर ऑफ लाल किताब, इसी तरीके से ग्रामर है। इसमें आप अभी ये पढ़ेंगे कौन सा ग्रह कहाँ बैठ के किस तरीके के कार्य कर रहा है, आपको और क्लैरिटी मिलने लगेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये जानना मेरा आवश्यक है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि इसमें हालांकि समझने से ज्यादा चीजें जो है मैं याद करने वाली है, जो अपने आप धीरे धीरे आपको समझ आने लगती हैं, ठीक है। अब बात आती है, आज मैं आपको एक ग्रह पढ़ाऊंगी, आई टीच यू वन प्लैनेट टुडे। वो एक प्लैनेट आपको, देखिए मैं आज आपको एक चीज गाइड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैं आपको एक प्लैनेट पढ़ाऊंगी और उस प्लैनेट के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हर घर में बताऊंगी, ठीक है। आपको क्या देखना है कि आपसे या आपके आसपास जो कुंडलियां आपके पास हैं, आपके घर वालों की, आपके फ्रेंड्स की, उसमें आपको क्या लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है जो मैं बता रही हूँ। अगर हो रहा है तो वो सिम्टम है, तो मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगी साथ साथ, आप उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो कोई स्ट्रेस नहीं, पहले आपको चेक करना है कि ऐसा ऐसे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
बट बिलीव मी, इट इज नॉट 100% प्रिडिक्शन, बट यस, ये ऐसा पार्ट है जहां पर आप ये कनेक्ट कर जाओगे कि लाल किताब से आप कितना जुड़ पा रहे हो और कितना आपको जो है समझ आ रहा है कि हाउ इट रियली वर्क्स। ठीक है, तो आज जो ग्रह हम पढ़ने वाले हैं वो है केतु, स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट। केतु क्या है? ऐसा मानते हैं लाल किताब में कि केतु सबसे ज्यादा पिटने वाला प्लैनेट है। इसे बलि का बकरा बोला जाता है। सबसे ज्यादा जो पिटता है ना प्लैनेट, वो केतु है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी अराइज होती हैं लाल किताब में जहां पर केतु जो है वो प्रॉब्लम में आता है। केतु क्या बताता है, इसको समझेंगे। अब थोड़ा सा डीपली केतु को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप टेंशन ना करें, उसमें से नोट कर लीजिएगा, है ना। अब आप पीछे नहीं जाएंगे, अब आगे की बात करेंगे, फिर तो ऐसे हम एक एक चीज रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, देखिए केतु क्या बता रहा है, इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज, केतु को आप डिटेल में पढ़ेंगे। केतु इस कैरेक्टर, हमारा चरित्र। केतु हमारी चाल है, केतु हमारा मूवमेंट है, केतु हमारी ट्रैवलिंग है, केतु कान है, केतु हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे पैर हैं। ठीक है ना। केतु हमारी नर संतान, मेल चाइल्ड है। केतु फकीर है, जो फकीर होते हैं ना, जो दान दक्षिणा लेते हैं, उसको भी हम केतु से रिलेट करते हैं। केतु झंडा है, फ्लैग्स। ठीक है, क्या ऐसे कहते हैं ना, इंसान के जीवन में उसका झंडा कब लहराता है? जब वो कोई अच्छा कार्य करता है। तो जब कोई अच्छा कार्य करता है, अच्छा केतु आपका फ्लैग लहराएगा, मतलब आपका नाम बनाए। ठीक है, इसलिए केतु को जो है फ्लैग माना गया। आइए, अब पहले घर में केतु क्या करेंगे, इसको समझते हैं। पहले घर में केतु का मतलब क्या है कि केतु जो है किसी की कुंडली में यहां बैठे हो पहले घर में। समझते हैं कि ये क्या करवाएंगे और ये क्या देते हैं। सबसे पहली चीज, अगर किसी की कुंडली में पहले घर में केतु हो तो सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देता है। देखिए, पहले घर में राहु था तो सूर्य बहुत खराब परिणाम दे रहे थे, और पहले घर में केतु है तो सूर्य बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई स्टॉप दिस शेयर फॉर अ वाइल। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, जस्ट गिव मी अ। सो केतु अगर किसी के पहले खाने में होगा तो ऐसे व्यक्ति का जो सूर्य कहीं पर भी बैठा होगा बहुत अच्छे परिणाम देगा। ठीक है, जहां पर भी सूर्य बैठेगा वहां पर वो बहुत अच्छे परिणाम देगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए केतु किसी के फर्स्ट हाउस में बैठा हो, यहां पर किसी के केतु हो, और सूर्य जो है वो किसी भी घर में होगा, उस घर के अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, इसके बाद केतु क्या है इसको समझेंगे। केतु का नेचर क्या है, यहाँ पर पहले भाव में अगर केतु होता है तो व्यक्ति कैसा होता है? हर चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाला होता है, बहुत लॉजिकल होता है, लॉजिक्स ढूंढता है हर चीज में, बहुत अच्छा परफॉर्मर होता है क्योंकि वो बारीकियों पे काम करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। स्पिरिचुअल होता है। ठीक है, पास्ट लाइफ से वो क्या लेकर आया है, लगन वो खुद है ना, तो वो क्या है, वो स्पिरिचुअल है। केतु अगर पहले खाने में होगा तो व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअल होगा। बट पहले खाने में केतु होगा तो सातवें खाने में राहु होगा, मैरिड लाइफ को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ऐसे व्यक्ति को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, खर्च करता है वो,
मगर जरूरी वो जो खर्च करता है, मगर कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि केतु जब लगन में बैठा होता है तो व्यक्ति को पैरों की समस्या देता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम दे देता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, पुत्र से नहीं बनती है। ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं। अब आपको सिम्टम चेक करना है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। एडिक्शन होने के चांसेस रहते हैं और डिप्रेशन होने के चांसेस बनते हैं। एडिक्शन होने के चांसेस रहते हैं और डिप्रेशन होने के चांसेस बनते हैं। है किसी का यहाँ पर पहले घर में केतु? अब जिसका है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? आप फर्स्ट, आप सिम्टम्स में क्या आपने चेक किया, कौन सा सिम्टम आपको जो है कनेक्ट करता है? हम्म, है ना? अब सिम्टम मैच हुए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सिम्टम मैच हुए, ऐसा भी मानते हैं पहले घर में केतु होता है ना, तो पुत्र संतान जरूर होती है। ठीक है। अब यहाँ पर ट्रैवलिंग करता है, एग्जैक्टली exactly, उसको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर रेमेडी बताऊं? अगर किसी का खराब है तो बताइए, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, जस्ट राइट इन दी चैट बॉक्स, लेट मी सी। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है केतु की तो बताइए, मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। अगर फिर सिम्टम चेक करके करिएगा रेमेडी, ठीक है? ऐसे नहीं कि रैंडमली रेमेडी कर ली। अच्छा प्रभाव दे रहा है मत करिएगा, स्पिरिचुअल है आप, अच्छे हर काम को अच्छे से कर रहे हैं, मत करिए। हम्म। ठीक है ना? अब जैसे मैंने बताया, केतु फर्स्ट हाउस में मैरिज रिलेटेड इश्यूज देगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पैरों से रिलेटेड परेशानी देगा, स्पाइन से रिलेटेड परेशानी देता है। ठीक है, मगर स्पिरिचुअल बनाएगा। तो क्या करना है इस ऐसे व्यक्ति को? सबसे पहली चीज, देखिए पहले घर का केतु क्या कर रहा था? सूर्य को अच्छा करता है ना, तो पिता के चरण स्पर्श करे। अगर लड़का है तो पिता के चरण स्पर्श करे, लड़की है तो उनका आशीर्वाद दे। और क्या करे? जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उनको दूध पिलाए। गोल्ड की बाली कान में पहने, इसमें से कुछ भी कर लीजिए, ये जरूरी नहीं है आपको सभी कुछ करना है, मगर बाली पहनिए, टॉप्स नहीं पहनने हैं, गोल्ड की बाली पहननी है कान में। और अगर तबीयत ठीक ना रहे, स्पाइन में प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है, तो केसर का तिलक लगाए, बृहस्पति मजबूत करे अपना। 1 और 2 मतलब? इट्स 1, आई एम टॉकिंग अबाउट केतु इन फर्स्ट हाउस। ठीक है, मैरिज रिलेटेड इश्यूज भी हैं तो भी, ठीक है, स्ट्रीट डॉग को फीड करें, या बोथ ईयर्स, राइट, ऑफ कोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया केतु इन फर्स्ट हाउस? समझ आया? अब इसे रिलेट करते जाइए, और मैं फिर आपसे कह रही हूँ सिम्टम चेक करके रेमेडी कीजिएगा। सिम्टम अगर आपको लगता है मैच हो रहा है तो रेमेडी, गो फॉर रेमेडी। और ये रेमेडी बहुत इजी है, आप करेंगे आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ओनली यू हैव टू सी कि आप क्या कर रहे हो, और फिर उसको कंसिस्टेंटली करो। कोई भी चीज आपको नुकसान देने वाली नहीं है, ये सब मिथ है, और ऐसी कोई रेमेडी पे हम बात ही नहीं करते, एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल बात नहीं करती जो मुझे लगता है कि कहीं पर भी कोई डिस्टर्ब कर सकते हैं। केसर तिलक व्हेन वी शुड यूज इट एवरी डे, वन शुड यूज इट एवरी डे, व्हाई? और वैसे तो थर्सडे इज द बेस्ट डे, बट डू यूज इट एवरी डे, है ना? नाउ कम्स केतु इन दी सेकंड हाउस। व्हाई? बिकॉज इट विल इंप्रूव योर जुपिटर। ठीक है, रोज करना है, 43 डेज पे आप करके तो देखो, यू विल सी अ डिफरेंस, है ना? 43 डेज, कम से कम 43 डेज रेमेडी करनी चाहिए, आपको डिफरेंस मिलता है। ठीक है, अब देखिए केतु किस किस का सेकंड हाउस में है कोई ऐसा जिसके सेकंड हाउस में केतु है? राइट इन दी चैट बॉक्स, आई एम लुकिंग, अगर है तो बताइए। नीतू जी, सिर्फ केतु चेक करिए पहले, आप ये देखो पहले घर में केतु ऐसा परिणाम दे रहा है क्या, बस उस पे फोकस करो, उसके साथ कौन है उस पे फोकस नहीं करो, मून केतु विल टॉक। ठीक है, क्या? अब सेकंड हाउस में केतु देखिए, ऐसा व्यक्ति, सबसे पहली प्रॉब्लम उसके साथ क्या है? सेविंग्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती? अकॉर्डिंग टू लाल किताब सरला चावला जी, क्या चीज है लाल किताब के हिसाब से?
ठीक है। सेकेंड हाउस केतु वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है, उनको सेविंग्स नहीं होती। क्यों नहीं होती सेविंग्स? यस, क्योंकि डिटैच करेगा। कहाँ से डिटैच करेगा? सेविंग से डिटैच कर देगा, धन से डिटैच करेगा। और ऐसा व्यक्ति घूम घूम के धन कमाता है। ट्रैवल करेगा ना, धन अर्जित करने के लिए ट्रैवलिंग करेगा वो। केतु इज मूवमेंट, तो वो ट्रैवल करेगा, और जितना वो ट्रैवल करेगा उतना उसके पास धन आएगा। इनकम के मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं। बट कहीं कहीं पर ये हमारी वाणी है ना, तो वाणी दोष भी दे देता है। हम बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते, या बिन सोचे समझे बोल देते हैं। गले की परेशानी हो सकती है, इन्फेक्शन होना बार बार, टॉन्सिल्स होना गले में, ये भी केतु सेकंड हाउस है। कहाँ प्रॉब्लम देगा? थ्रोट में। अब यहाँ पर है कोई ऐसा जिसको वेल्थ एक्यूमुलेशन में प्रॉब्लम है, तो मैं बताऊं आपको रेमेडी। सेविंग में प्रॉब्लम है तो रेमेडी बताती हूँ। सेकंड हाउस केतु की बात कर रही हूँ, कोई और ग्रह मत बोलिएगा प्लीज। हर ग्रह के हिसाब से अलग अलग रेमेडी है ना। ऐसे मत बोलिएगा कि पता चले जुपिटर बैठा है और केतु की रेमेडी करें हम, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बता रही हूँ, लिखिएगा। सबसे पहली चीज डॉग फीडिंग। देखिए, डॉग फीडिंग जो है ना, स्ट्रीट डॉग को फीड करना केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। गणपति पूजन, गणेश भगवान की पूजा करना, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। आती है ना टॉन्सिल की प्रॉब्लम, ये करिएगा, आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन में भी इजी हो जाएगा और टॉन्सिल की प्रॉब्लम में भी इजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एक और रेमेडी बताऊं आपको। केतु दूसरे खाने में है ना, जब भी आप किसी धर्म स्थल पे जाएं, अपने पैर धोकर जाएं। कभी भी बिना पैर धोए मंदिर के अंदर या किसी भी धर्म स्थान में प्रवेश ना करें। इससे आपका केतु बहुत अच्छे परिणाम देगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन में इजी करेगा, आपको जो थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं बार बार, वहां से भी मंदिर के पास से धो लीजिए। ठीक है, प्रवेश करने से पहले आपको पांव धोने हैं, ऐसे मान के चलिए। ठीक है। या अब आता है केतु थर्ड हाउस में। किसका है केतु थर्ड हाउस में? थर्ड हाउस केतु है, यस। आइए, थर्ड हाउस केतु समझते हैं। थर्ड हाउस केतु में, इसे एक्चुअली में ठीक केतु होता है ये। इसके लिए ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसा होता है। मुस्कान जी, आप वो पढ़ लेना डियर। डॉग को फीड कराना वैसे रेमेडी थी, अदरवाइज आपको वो मिलेगी ना रिकॉर्डिंग, आप देख लेना। ठीक है। अब देखो, थर्ड हाउस केतु में क्या होता है। इंसान नेकी को याद रखता है, बुराई को याद नहीं रखता। उसके साथ किसी ने अच्छा किया है ना, वो हमेशा याद रखेगा। मगर उसके साथ अगर किसी ने बुरा किया है, वो उसे याद नहीं रखेगा। मगर उसका क्या होता है, मंगल खराब होने लगता है। क्योंकि केतु यहाँ बैठ के, क्या ये मंगल का पक्का घर था ना, तो किसको खराब कर रहा है? मंगल को खराब कर रहा है। सिर्फ केतु सुनिएगा अभी रमन जी, अच्छा। ये फॉरेन जाने के भी इच्छुक होते हैं लोग, इनको चांस भी मिलता है। ये भला करेगा तो इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। थर्ड हाउस केतु, इसके लिए कहा जाता है थर्ड हाउस केतु वाले के लिए कि इसे साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए। अगर ये साउथ फेसिंग घर में रहता है तो ये केतु बहुत परेशानी देता है। हम्म। और इसके लिए सबसे अच्छी उपाय बता रही हूँ मैं आपको। अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध रखें। थोड़ा सा मुश्किल होगा, केतु थर्ड हाउस किसका है बताइए? ऐसा है क्या, प्रॉब्लम रहती है? हम्म, ठीक है। तो उपाय बताया मैंने, क्या करना है, अपने ब्रदर से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं। और ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने ब्रदर इन लॉ के साथ कभी भी काम नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर भी अपना फिनेंस अच्छा करना है तो क्या करेंगे, गोल्ड पहने। तो यहाँ पर उपाय के रूप में हमने क्या देखा? साउथ फेसिंग घर में रहना नहीं चाहिए। दूसरा कि हमें जो है
भाइयों से बनाकर चलना चाहिए। तीसरा, अच्छा करने के लिए गोल्ड पहनना चाहिए। और उसके अलावा हमें जो है अपने जो भी ब्रदर इन लॉ हैं उनके साथ काम कभी नहीं करना चाहिए। इसमें यह भी कहा जाता है कि दूसरी या तीसरी संतान जो है वो मिस कैरेज होने के भी चांसेस रहते हैं अगर केतु थर्ड हाउस में होता है तो। क्लियर है? गले में पहने, गोल्ड की चेन पहने, सॉलिड गोल्ड, गोल्ड की, ठीक है। आइए, केतु आता है चौथे घर में। अब चौथे खाने में आ रहे हैं विशाल जी, पांचवे पे भी आ रही हूँ मैं, है ना। चौथे घर में जब केतु होता है तो ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर केतु शांत हो जाता है। चंद्रमा का घर है और यहाँ पर केतु जो है वो शांत हो जाता है, पाप ग्रह है ना, तो यहाँ पर आके वो शांत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे बड़ी परेशानी केतु यहाँ पर देते हैं कि पुत्र संतान होने में बहुत डिले देते हैं। या तो डिले देंगे या बहुत मुश्किलों से पुत्र संतान जो है वो मिलती है। अब देखिए ये क्या करेगा, घर में मन नहीं लगाएगा, घर से डिटैच करेगा। घर का माहौल आध्यात्मिक होगा मगर घर से डिटैच करेगा। निवास स्थान बदलना, घर बदलवाना। बिल्कुल उमेश जी, मिलेगी। करियर में चेंजेस लाता है। देखिए अब यहाँ पर लाल किताब के अनुसार चौथे घर का ग्रह 10वें घर के ग्रह पर और उसके 10वें घर पर दृष्टि डालता है। ठीक है, मगर 10वें घर का ग्रह कभी चौथे घर पे दृष्टि नहीं डालेगा, जबकि पारशरी ज्योतिष में दोनों दृष्टि डालते हैं। ठीक है। अब केतु यहां से यहां दृष्टि डालेगा तो करियर को स्टेबिलिटी नहीं देगा, वैसे भी यहाँ राहु बैठ जाएगा। तो करियर हमेशा बदलते रहना, करियर में जो है मन ना लगना, ऐसे करके हम इसको देखते हैं। अब बताइए चौथे खाने में केतु में किसको ये प्रॉब्लम्स है? संतान की, मेल चाइल्ड ना होना, घर में परेशानी होना, घर में मन ना लगना, घर बार बार बदलना। ठीक है। और जो है करियर में जो है इंस्टेबिलिटी आना। है कोई? हम्म, उपाय बताऊं? लिखिए, 4 पीले नींबू 4 दिन लगातार जल प्रवाह करने हैं। 4 पीले नींबू 4 दिन लगातार जल प्रवाह करें। देखिए क्या होता है ना, ऐसे व्यक्ति को घर के बाहर अच्छा लगेगा, घर में आते ही उसको स्ट्रेस होने लगेगा। घर के बाहर वो खुश रहेगा, घर में आएगा उसको नहीं अच्छा लगेगा, केतु बाहर डिटैच करेगा घर से। चार पीले नींबू 4 दिन तक लगातार जल प्रवाह मतलब सिरवाने हैं, बहते पानी में बहाना है उनको। ठीक है ना। अच्छे दिनों में शुरू कर लीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। करियर प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट होंगी, आपकी घर की स्थिति भी अच्छी होगी, है ना। और मन की शांति, अब ये डिप्रेशन भी देता है। घर, अब घर में मन नहीं लगेगा तो मन विचलित रहेगा ना, तो ये मन भी परेशान बेचैन रखेगा, तो क्या करेंगे? चांदी की चेन। कैन मदर डू दिस रेमेडी? क्यों मदर, आप खुद करिए, है ना। मदर तो कर सकती है, अपने लिए करेंगी, आपके लिए जो है, या फिर वो संकल्प लेकर करे। ठीक है ना। मन की शांति के लिए चांदी की चेन गले में डालें। चांदी की चेन गले में डालेंगे तो भी ये केतु सही परिणाम देगा, और एटलीस्ट मन शांत रहेगा, डिप्रेशन इस तरीके की विचलित ही रहेगा मन, घर में भी मन ठीक लगेगा। पैरों की समस्या देता है बेटा, 4th हाउस ना। ये और चौथा घर जो होता है वो हमारे हृदय को बताता है, हमारी चेस्ट पोर्शन को बताता है। बिल्कुल सोने की बाली पहन सकते हैं। अच्छा, इसलिए आप पूछ रहे हो। हाँ तो कर ले मनीषा जी। ठीक है, बिल्कुल कर ले। देखिए जो हम इंजॉय करते हैं ना उसमें भी केतु का रोल होता है। हम जो जीवन में हम जो इंजॉय कर रहे हैं वो केतु है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर केतु शांत हो जाएगा तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है कि आपको जीवन में फिर आपको ना घर अच्छा लगेगा ना ऑफिस अच्छा लगेगा, बेचैन रहता है मन।
इसलिए ये कर सकते हैं। क्लियर है? आइए, अब आते हैं केतु फिफ्थ हाउस में। अब फिफ्थ हाउस में केतु में क्या परेशानी आती है? सबसे पहले बच्चे की जो है ना, बच्चे की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, पेट की खराबी, अपनी मैरिड लाइफ में भी डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम देता है किसी के? पहले बताइए, केतु पंचम भाव में। अच्छाई भी बताऊंगी इसकी क्या है। आप पास्ट लाइफ से स्पिरिचुअलिटी लेकर आए हो, आप पास्ट लाइफ से अध्यात्म लेकर आए हो, आप पास्ट लाइफ से एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट से जुड़ के आए हो। फिफ्थ हाउस इज पास्ट लाइफ। ठीक है विशाल जी, अब समझ आया आप ऐसे क्यों हैं? ठीक है ना आप? ये आपके पुण्य कर्म है जो आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। फिफ्थ हाउस केतु। फिर मैंने इसलिए नहीं बताया विनय जी, फिफ्थ हाउस हमारी पास्ट लाइफ बताता है। ठीक है ना, हम पिछले जन्म से जो पुण्य कर्म, जो भी हम कर्म करके आए हैं, वो पंचम भाव से बताता है। और पंचम भाव जो है हमारे बड़ों का आशीर्वाद है। तो पेट की खराबी केतु का लक्षण। घर में अगर किसी का पंचम भाव का केतु हो और घर में तवा हो जिसका हैंडल ना हो, तो उसको हटाइएगा। वो भी खराब करता है, डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्ब रहती है, इंजॉय नहीं कर पाता ना। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस इज हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट। और यहां बैठा केतु इंजॉय नहीं करने देगा। क्या करना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाए, ऑकल्ट से जुड़ जाए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाए, अपने आप ये केतु अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। उपाय क्या है? किस किस के हैं और किस किस को प्रॉब्लम है? पहले तो सिम्टम्स बता दीजिए कितने मैच हो रहे हैं, फिर मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। अब उपाय लिखिए। मैच हो रहा है जी। लाल मसूर की दाल दान करें। 43 डेज करिए, नहीं तो आप जो है महीने में एक बार कर लीजिए। बच्चों से भी डिटैच करता है, केतु है ना फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो बच्चों से डिटैच करेगा। और अगर संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाँ स्टमक प्रॉब्लम रहती है ऐसे लोग, है ना, तो केसर का तिलक लगाएं माथे पर, नाभि पर, और रेगुलर लगाएं। डिटैच कर रहा है ना विशाल जी, इसीलिए। ठीक है ना? तो इसी वजह से ये परेशानी है, तो क्या करना है? केसर का तिलक लगाएं। केतु इज डिटैचमेंट। ऐसा होता है या तो बच्चे होने में परेशानी, ना होना, या फिर होने के बाद उनसे दूर रहना, समय, या फिर कई लोगों की इच्छा नहीं होती कि उन्हें बहुत जल्दी संतान चाहिए, नहीं, फिर कष्ट आता है, ऐसे भी देखते हैं। ठीक है। केसर का तिलक मिल जाता है मार्केट में, आराम से मिल जाता है ना। ठीक है। अब आता है केतु छठे खाने में, सिक्स हाउस। किसी को भी दीजिए, डोनेट का मतलब ये होता है मंदिर में दे दीजिए। ठीक है, किसी को भी दे दीजिए आप, किसी गरीब को दे दीजिए, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केतु छठे खाने में क्या है? ऐसे समझ लीजिए, छठे खाने का जो केतु होता है, वो व्यक्ति को आ, जो पुत्र संतान होने के बाद तरक्की देता है, क्योंकि ये पक्का घर है केतु का। तो पुत्र संतान होने के बाद तरक्की देगा। व्यक्ति अगर अपने घर से दूर जाके काम करेगा तो उसको सक्सेस मिलेगा। मगर ये नौकरी का घर है, यहाँ बैठा केतु नौकरी में मन नहीं लगने देता है। ठीक है ना?
यहाँ बैठा केतु जॉब में मन नहीं लगने देता, बार बार मन करेगा। और कैसे थॉट्स आते हैं, अच्छी नई नौकरी मिलेगी, फिर लगेगा नहीं यार कुछ और करना था, ये भी वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए। ठीक है, इच्छा जो है ना वो ऐसी होगी कि मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं ये भी नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। कैसे ग्रो करेगा ऐसा व्यक्ति? देखिए जिसने लिखा है छठे खाने में केतु है, कैसे ग्रो करेगा ऐसा व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति ट्रैवल करके काम करे तो ग्रो करेगा, ट्रैवलिंग करे, मूवमेंट है ना केतु, तो वो अगर मूवमेंट करेगा तो वो ग्रो करेगा। ऐसा व्यक्ति अगर बहुत काम करे ना, बहुत वर्कोहॉलिक हो जाए, बहुत ग्रो करेगा। ये मदर को भी प्रॉब्लम देता है, मामा पक्ष को भी परेशानी देता है। कभी कभी अगर हम देखते हैं जैसे चंद्रमा आ जाए दूसरे घर में, केतु आ जाए छठे घर में, तो मदर को परेशानी देगा, मामा पक्ष को परेशानी देगा। और अगर बृहस्पति अच्छा हो, केतु छठे में हो, तो ये बहुत बढ़िया पोजीशन होती है। मान लीजिए बृहस्पति जुपिटर आ जाए नौवे खाने में अपने पक्के घर में, और केतु आ जाए छठे में, बहुत अच्छा है। ठीक है। अब अगर किसी को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अब आप ही लोग पहले मुझे बता दीजिए, जिसने लिखा है नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मन नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं आपको इसकी रेमेडी बताती हूँ। अच्छा, छठे खाने का केतु जो है बहुत अच्छा है एस्ट्रोलॉजी के लिए। इट इज एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट फॉर एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, सही है, तो लिखिए रेमेडी, करके देखिएगा। सबसे पहली चीज, अगर बिजनेस हो देन बिजनेस के लिए वी डोंट सी सिक्स हाउस डियर, है ना, बिजनेस के लिए हम सेवन देखेंगे। सडनली एस्ट्रोलॉजी आप करेंगे, एस्ट्रोलॉजी फिफ्थ हाउस केतु वाले भी एस्ट्रोलॉजी करेंगे, सिक्स हाउस केतु वाले भी एस्ट्रोलॉजी करेंगे, फर्स्ट हाउस केतु वालों को भी बड़ा इंटरेस्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में, नाइन्थ हाउस वालों को होता है, एट्थ हाउस वालों को होता है। सैटर्न केतु एक साथ बैठ जाए आप एस्ट्रोलॉजी करोगे, कुछ बड़े प्रोमिनेंट है। 12वें घर का अगर केतु हो तो आदमी मेडिटेशन इतना गजब करता है, उसके उससे अच्छा ध्यान नहीं लगा सकता कोई। ऐसे करके केतु में बहुत केतु इज एस्ट्रोलॉजी, केतु इज स्पिरिचुअलिटी, है ना, इसीलिए आपको अचानक से इंटरेस्ट आने लगा। अब इसके लिए क्या क्या करते हैं, काले, सबसे पहले ब्लैक डॉग की जो है सेवा करें। एजुकेशन फिफ्थ हाउस से देखते हैं जया जी, नॉट सिक्स्थ। ठीक है, ब्लैक डॉग अगर पाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसकी सेवा करें। गवर्नमेंट जॉब नहीं है मैम, गवर्नमेंट में फॉर्म डाला है अंकुर जी, आपका केतु छठे खाने में। हाँ, और भी कोई प्लैनेट है क्या? पहले भी ट्राई किया है? देखिए, लिख लीजिएगा, सिक्स हाउस कंपटीशन का घर होता है। सिक्स हाउस इज द हाउस ऑफ कंपटीशन। ठीक है, एनिमी डिजीज के साथ कंपटीशन का भी होता है। सैटर्न केतु सिक्स, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी करोगे मनीषा जी। है ना। अब केतु बैठा है तो आपको ना कंसंट्रेट करने नहीं देगा, अपनी गवर्नमेंट जॉब की जो कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसमें, बार बार डिटैच करेगा। ठीक है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब करना इसको। अच्छा, ये माइंड पूरा प्रिपेयर करके कि बहुत मेहनत करनी है। हाँ, ठीक है। ये भी कहते हैं ना, केतु छठे खाने में जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है मेल चाइल्ड को, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। पिता की तो तरक्की होती है बच्चे के होने के बाद, मगर बच्चे को हेल्थ इश्यूज देता है। एक कान में सोने की बाली पहन लीजिए। ठीक है, दूध में केसर डाल के पिए, इससे भी अच्छे परिणाम देगा रेगुलर। सैटर्न केतु की युति बहुत अच्छी होती है एस्ट्रोलॉजी के लिए, उसका भी कारण है। देखिए क्या कारण है बताऊं आपको। सैटर्न इज कर्म, केतु इज स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, किसका कर्म करोगे फायदा होगा, एस्ट्रोलॉजी का कर्म करो आपको फायदा होगा, ऐसे समझ लो इसको।
लेमन टर्म्स में, ठीक है। जिसने भी लिखा है आप लोग समझ सकते हो मैं जो समझा रही हूँ। आप इतना समझ रहे हो तो आप सब समझ सकते हो। इतना समझ आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो अब आप सोचो कि आप पूरी लाल किताब बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, पहले पढ़ तो लीजिए, क्यों कुंडली दिखानी है ना? ठीक है, पहले से कंप्लीट कर लो, कर्म पर फोकस करो, है ना? जो है मैंने आपको बताया ना, लाल किताब तीन चीजों पे काम करती है, सिम्टम, प्रिकॉशन एंड रेमेडी। अब सिम्टम पता चल गया, प्रिकॉशन क्या लेना है पता चल गया। अब मैंने बता दिया भाई, छठे खाने केतु में आपका मन नहीं लगेगा, मन भटकता रहेगा, कभी ध्यान नहीं लगेगा। आप कंपटीशन की तैयारी के लिए बैठोगे, आपका मन करेगा ही नहीं यार, कुछ और कर लेता हूँ, नहीं हो पाएगा मुझसे। ठीक हो गया? अब ये प्रिकॉशन क्या लेनी है, आपको पता है कि आपका मन ऐसा करेगा, रेमेडी करिए और अपने मन को लगाइए। आपको पता है ये केतु करा रहा है, कंट्रोल करो ना। और कैसे कंट्रोल होगा बता रही हूँ, मेडिटेशन किया करो, बहुत अच्छे से कंट्रोल होगा। ठीक है। केतु सेवेंथ हाउस, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, मैरिज में डिटैचमेंट। और एक खासियत है केतु सेवेंथ हाउस की, जिससे वो एनिमिटी रखता है ना, जिसके केतु सेवेंथ हाउस में हो, अगर वो किसी से दुश्मनी रखे तो वो धीरे 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 क्या होता है, धीरे 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 वो बर्बाद होने लगता है, सामने वाला व्यक्ति। एट्थ हाउस राहु, फर्स्ट हाउस केतु, केतु में दिक्कत तो है ही, फर्स्ट प्रॉब्लम्स देता है ना अंकुर जी। रेमेडी कराइए। केतु इज सर्जरी, ये भी बता दूं मैं आपको। केतु एक ऐसी सर्जरी है जिसका निशान शरीर पे छूट जाता है। ठीक है, इसीलिए अंकुर जी ऐसा है। ठीक है ना? अब केतु सप्तम भाव में होगा तो व्यक्ति की दूसरी संतान से उसका धन का लिंक बन जाएगा। दूसरी संतान होगी तो उसके उसकी धन बढ़ने लगेगा, वेल्थ बढ़ने लगेगी। है किसी का केतु सेवेंथ हाउस में? हाँ, टेंथ हाउस केतु भी ऐसे ही है, अभी आप पढ़ोगे अभी, है ना? तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा। सेकंड जो बच्चा, जो सेकंड बेबी होगा उसके बाद आपकी वेल्थ बढ़ेगी। फॉल्स कमिटमेंट से बहुत बचना चाहिए, ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से कमिटमेंट कर देते हैं, हाँ हाँ मैं कर दूंगा। अरे वरुण जी, बताइएगा, मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं? जिस किसी का भी है उनको बताइए। इसीलिए पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया ना। सूर्य शनि अति शत्रु, नैसर्गिक शत्रु हैं ये, पिता पुत्र। साथ केतु आ गया तो हाउस बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, डिटैचमेंट, है ना? इस तरीके की सिचुएशंस बन जाती है, सब मेलेफिक हो गया ना, कोई भी अच्छा ग्रह नहीं है वहां। ठीक है। अब यहां पर देखिए ये केतु क्या कहता है, ये केतु कहता है फॉल्स कमिटमेंट करो मत। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी कमिटमेंट कर देगा, आप जाके कहोगे तुम इस दिन मिलोगे, हाँ मिल जाऊंगा, और उसे पता है संभव नहीं है उसके लिए, मगर कह देगा, तो नहीं करना है। और ऐसे व्यक्ति जो है, हाँ, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वाइफ की सुनेगा, पार्टनर की सुनेगा तो मैरिज चलेगी, और ऐसा व्यक्ति पार्टनर की सुनेगा ही नहीं। आप भी बताइएगा जिसने लिखा है ऐसा है क्या, मैरिड लाइफ में इश्यूज है? क्या करना है, सबसे पहले पार्टनर की सुनने की कोशिश करें। दूसरा, कमिटमेंट करना छोड़ दे, कमिटमेंट नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है। अच्छा, ये केतु काम सही कब करता है मैं आपको बताऊं? आपके पार्टनर की, जिस किसी का केतु है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सेवेंथ हाउस में केतु है और आपके पार्टनर एस्ट्रोलॉजी से हैं, बहुत स्पिरिचुअल है, आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। केतु कहता है पार्टनर कैसा होना चाहिए, या तो आध्यात्मिक होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, तो दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी। मार्केटिंग के लिए ये अच्छा माना गया है।
अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो केसर का टीका लगाएं और काला और सफेद कंबल 7 दिन तक दान करें। मतलब एक कंबल में दोनों कलर आने चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट। उसको 7 डेज तक दान करना है। ठीक है। अब आता है केतु इन 8th हाउस। देखिए ये केतु कितना पावरफुल है कोई किसी का पहले केतु 8th हाउस में, ये बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कितना पावरफुल केतु है ये। कोई भी नहीं है। ओके। हाँ। अब आपको मैं बताती हूँ कितना पावरफुल है, जितने लोगों ने लिखा है देखिएगा। लाल किताब कहती है 8वें घर का केतु जो होता है मौत की आहट सुनने वाला होता है। पहले ही पता चल जाता है कि उस व्यक्ति को पहले आभास हो जाता है कि जो है क्या होने वाला है। इतना पावरफुल इंट्यूशन लेवल होता है ना ऐसे व्यक्ति का। 8th हाउस क्या है, मिस्ट्री का है। और केतु क्या है, केतु अध्यात्म है, केतु खुद एक मिस्ट्री है। जो आंखों से नहीं दिखता वो केतु है, वो वहां से ढूंढ के लाएगा। इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है, आदमी बोलेगा वो हो जाएगा। ऐसे लोगों को ना जो उनके मन में आ गया भाव आता है वो बिल्कुल क्लियर आता है। हम्म, भावना अग्रवाल 8th हाउस। ठीक है। ये भाई के लिए खराब होता है। ठीक है। भाई से रिलेशन या भाई की हालत जो है खराब करता है। या तो भाई से रिलेशन बिगाड़ देता है, या फिर भाई को परेशानी देता है, कष्ट देता है। मेल चाइल्ड को भी प्रॉब्लम देता है। ऐसा है तो बताइए। ये फिनेंशियल लॉसेस दे सकता है। और ये मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ, अगर किसी को फिनेंशियल लॉसेस, झगड़े। हाँ यू कैन से दैट। नहीं, मंगल के लिए खराब है बेटा। मंगल जो होता है वो भाई होते हैं, बुध होती है मैंने। मैं आपको बता रही हूँ, इसकी करा दीजिएगा मनीषा जी इसको ना। ठीक है। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, डिस्टरबेंसेस आ रही हैं, झगड़े आ रहे हैं, कोर्ट रिलेटेड मैटर्स चल रहे हैं, फिनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं, केतु 8th हाउस है, ठीक है, पुलिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो केतु 8वें घर में है, तो मैं आपको एक बहुत अचूक उपाय बता रही हूँ। कॉटन का लाल रंग का कपड़ा ले। मैं समझ सकती हूँ डियर, है ना। कॉटन का लाल रंग का कपड़ा ले, उसमें 1200 ग्राम सौंफ बांध कर, अपने पोटली बनाकर अपने सिरहाने रखकर सोए। कॉटन का लाल रंग का कपड़ा लेकर उसमें 1200 ग्राम सौंफ बांधकर अपने सिरहाने रखकर सोए। अब आता है केतु 9th हाउस। ये केतु का सबसे अच्छी रेमेडी है 8th हाउस के लिए। देखिए इसके अलावा आप करते रहिए जब तक प्रॉब्लम है, ठीक है। यस, फेनल सीड्स। ठीक है ना। सोने में फिर पोटली खराब हो जाए ना, तो इस ये जो आपके पास सौंफ है इसे सिरवा दीजिए। ठीक है। और फिर नई पोटली बना के रख लीजिए 1200 ग्राम की। तो जो भी प्रॉब्लम है, एटलीस्ट जब तक केतु वर्ष फल में चल रहा है, ठीक है, या वो जो है एक्टिवेट है, दशा में एक्टिवेट है, तो आपको नेगेटिव प्रभाव से हटाएगा। केतु 9th हाउस, इसको बोलते हैं स्पेशल पोजीशन। जिसका है वो आप समझेंगे कैसे। भाग्य के घर में केतु आ गया। अब क्या हुआ, आपका भाग्य आपके पुत्र संतान से जुड़ गया। भाग्य उदय कब होगा, जब पुत्र संतान का जन्म होगा। ठीक है। जिसने लिखा है आप सोचिएगा इसके बारे में, है ना। केतु क्या है, केतु आपकी स्पिरिचुअल पावर है। आपको ना एक बड़ी सुंदर सी बात बताऊंगी अभी, आप फिर इसे और सुंदर तरीके से समझ पाएंगे।
जिसका केतु होता है ना, जैसे ऐसी पोजीशंस में, ऐसे समझ लीजिए शनि के साथ केतु है, तो उसके साथ क्या है, उसके साथ ना एक डिवाइन एनर्जी रहती है जो उसको गाइड करती रहती है समय समय पर। उसकी स्पिरिचुअल पावर काम करती है, ठीक है ना। तो ये स्पिरिचुअल पावर है, उसकी स्पिरिचुअल पावर काम करती है जो दूसरे व्यक्ति को ब्लेस करने में पावर रखता है। केतु 9th हाउस है ना। अगर मैं इसके ट्रेड्स आपको बताऊं, आपके मन में भाव ऐसा आएगा, हो गया आप दुनिया में, आप कहोगे नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, प्रभु ही सब कुछ है, ठीक है, आप बहुत स्पिरिचुअल होते हो, आपके मन में यही भाव रहता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ होते हुए भी आपका मन जो है ईश्वर में लगा रहेगा। और आप किसी को जो है, अगर आपने किसी को दुआ दी तो वो उसको लग जाएगी, डिटैच करता है ना, सबसे डिटैच करेगा ये, यहाँ बैठा है तो डिटैच करेगा, मगर आपको स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करेगा। जी अंकुर जी, है ना। अब यहाँ पर ये कहता है, लेकिन केतु अगर एनिमी चंद्रमा मंगल के साथ बैठ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो मेल चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, बेबी होने में प्रॉब्लम, या उसको प्रॉब्लम। ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, अरे आप कहोगे इतनी ज्वेलरी है, मगर केतु, ज्वेलरी इज वीनस, जो ज्वेलरी बन जाती है ना वो शुक्र है। ये क्या है, ये जो केतु है ये कहता है आप सॉलिड गोल्ड में इन्वेस्ट करो, ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं करना, जैसे ही वो ज्वेलरी बन जाएगी वो शुक्र हो जाएगी, वो सुंदरता को इनहेंस करती है। तो ऐसे लोगों को सॉलिड गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इनकी भी पहली संतान जो है पुत्र संतान देखी गई है, जी अकेला ही है, बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा होता है अगर ये अपने घर में काले रंग का डॉग पाले, उसकी सेवा करें, ठीक है। अब आते हैं केतु 10th हाउस। 10th हाउस केतु, लाल किताब कहती है आराम पसंद व्यक्ति। कोई बात नहीं, नहीं पॉसिबल है तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो और अध्यात्म में आगे बढ़ो, भगवान में। मैं आपको अगर इसको सही तरीके से बताऊं, 9th हाउस केतु, आपके पास बहुत सुंदर पावर है स्पिरिचुअलिटी की। आप जितना प्रभु के चरणों में अपने आप को जो है समर्पित करते जाओगे, उतनी ये पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है भावना जी। 10th हाउस केतु, सॉलिड गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, छोटे छोटे कॉइन्स ले लें, वो गोल्ड लीजिए जो पहनना ना हो। करियर में, हायर एजुकेशन में डिटैचमेंट देता है केतु 9th हाउस, ठीक है, मतलब रुकावटें देगा। हाँ, 10th हाउस केतु जो होता है वो आराम पसंद व्यक्ति होता है, बार बार प्रोफेशन चेंज कराता है, काम से डिटैच करता है, देखिए अब बैठ गया ना काम में तो काम से डिटैच कर देगा, ठीक है। अब क्या काम करना चाहिए, केतु का काम करिए। 10th हाउस केतु है, आपको कभी बोरियत नहीं होगी, कभी आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे काम नहीं करना है। तब भी केतु उतना ही स्ट्रांग है, ठीक है गीत जी, सिर्फ मंगल केतु की युति सही नहीं है, सूर्य केतु फिर भी चलेगा। सिर्फ केतु पे फोकस करिए, अगर आप सिम्टम मैच होते हैं तो रेमेडी करिए, वरना मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए, 10th हाउस केतु, केतु से रिलेटेड कार्य करेंगे तो धन अर्जित होगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी करें, रिसर्च करें, तो आपको धन अर्जित होगा। और अगर आप जॉब करते हैं या अपने जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां आपका मन नहीं लग रहा है, तो डॉग को फीड कराएं। और एक आपको उपाय बता रही हूँ, चांदी की डिब्बी में शहद भरकर घर में रखना है, वो भी वेस्ट डायरेक्शन में। चांदी की डिब्बी लें, उसमें शहद भर के अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में रखें, तो भी ये केतु अच्छे परिणाम देगा। गीत जी, सिर्फ केतु पे फोकस करो डियर, है ना, क्योंकि अभी देखो एक बात समझो, आप केतु को पावरफुल करोगे तो आपके पास जो है ये डिवाइन पावर्स आएंगी, ठीक है। मंगल के साथ बैठा है, भाइयों से नहीं बनेगी, ऐसे समझ लो।
ठीक है, भाइयों से डिटैच करेगा, उनको प्रॉब्लम देगा। अब आप बताओ ऐसा है या नहीं है? फादर से भी डिटैच करेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स यू कैन अजीत जी, एंड यू शुड। ठीक है। और 10th हाउस केतु, कैरेक्टर अपना बहुत स्ट्रांग रखें। कर्म जो है, केतु जो है, सीधी बात है, आप अपना कर्म अच्छा रखेंगे, सात्विक रहेंगे, प्रभु की शरण में रहेंगे, बहुत ग्रोथ होगी। केतु बड़ा सुंदर ग्रह है, आध्यात्मिक रूप से, और मोक्ष का ग्रह माना जाता है केतु। ठीक है। अब आता है केतु इन 11th हाउस। जी जी, आपने अब इसका जवाब अब आपने नहीं दिया, आपने तो सवाल छोड़ के रख दिया, है ना? चलिए, 11th हाउस केतु। 11th हाउस केतु में हमेशा ध्यान दीजिएगा। 11th हाउस केतु बैठेगा तो क्या होगा? हमेशा चंद्रमा को खराब करेगा, माँ को कष्ट देगा। या तो माँ से बनेगी नहीं, बनेगी तो उनको कष्ट होगा। मेल चाइल्ड के जन्म में परेशानी देगा। ऐसा व्यक्ति ट्रैवल का शौकीन होगा, उसको ट्रैवल करना चाहिए। तो देखिए, 11th हाउस क्या है? प्रॉफिट्स। कहाँ से प्रॉफिट्स होंगे? केतु से। केतु का मतलब ट्रैवलिंग करो, मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट होगा तो पैसा आएगा। मल्टीपल बिजनेसेस होंगे, मगर बहुत ओवर थिंकिंग करेगा। एक से ज्यादा मकान बना सकता है किसी का, बताइए? केतु इन 11th, ओके। कभी कभी कॉन्फिडेंस लेवल लो कर देता है ये। डिसीजन लेने में बहुत परेशानी देता है। दूसरों की बातों में व्यक्ति बहुत जल्दी आ जाता है। मन की बात बोलने में परेशानी आती है। बहुत जल्दी नजर लगती है। किसी ने टोका नहीं और नजर लगी नहीं। अब क्योंकि चंद्रमा को खराब कर रहा है, तो मैंने क्या क्या बताया? माँ की हेल्थ खराब, या माँ से रिश्ते खराब। तीसरा क्या होगा? कैश फ्लो की कमी। सब कुछ है। 1000% करेक्ट। चलिए, आप कनेक्ट करो, यही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इसकी रेमेडी भी बताती हूँ, ठीक है? कैश फ्लो में प्रॉब्लम, मतलब पैसा रुकेगा नहीं। कैश फ्लो में बहुत प्रॉब्लम देगा। चंद्रमा खराब किया ना, तो या तो मदर को प्रॉब्लम, मदर के साथ रिलेशन खराब, या फिर कैश फ्लो खराब। कोई चीज तो एक प्रॉब्लम तो ये देगा ही देगा। ठीक है, और नजर लगती है तो इसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ। 100%, यस। अब बताइए, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे व्यक्ति को कभी टोकना नहीं चाहिए। अगर वो किसी भी काम के लिए निकले, ये सबको, अगर किसी के घर में किसी भी बच्चे का, मान लीजिए वो किसी अच्छे काम के लिए निकल रहा है या अपने किसी काम के लिए निकल रहा है, गांठ बांध देनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पीछे से ना टोके। और उसे अपना कैश फ्लो अच्छा करने के लिए डॉग को दूध पिलाना चाहिए। कानों में सोने की बालियां पहननी चाहिए, और कानों के पीछे केसर का तिलक लगाना चाहिए। ठीक हो गया। अब आता है केतु 12th हाउस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बड़ा विशेष है यहाँ का केतु। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ मोक्षा, एंड केतु इज डिटैचमेंट। ऐसा कहते हैं, 12वें घर का केतु मोक्ष की तरफ ले जाता है। अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। अच्छा क्यों होता है और खराब क्यों होता है, ये चेक करेंगे आज। ठीक है, अब आप बताइएगा अच्छा है आपका या खराब है। ये शुभ फलदायी भी हो सकता है और खराब फलदायी भी हो सकता है ना? अब कहते हैं कि जो है, ग्रह को हमें खुद खराब नहीं करना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए ट्रैवलिंग अच्छी होती है, जितना ट्रैवल करेगा उतना ग्रो करेगा ये भी। बेटे के होने के बाद अच्छा होता है, अगर ये अच्छा है तो। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स यू कैन वेयर, अजीत जी, है ना?
अच्छा होगा, अच्छा परिणाम देगा, और पहनेंगे तो एटलीस्ट हो सकता है आपका करियर में स्टेबिलिटी आए। देखिए ऐसे व्यक्ति के ना, अब आप बताइएगा, कोई भी एक कान में पहन लीजिए, मेल के लिए कुछ ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, सेम ही रिजल्ट्स हैं गुरु केतु के, है ना। चलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। अब बताइएगा जिसने 12वें घर का केतु लिखा है, अगर ऐसा है क्या, ऐसा व्यक्ति क्या करता है ना, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जो है हर किसी के पास जाएगा, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम बता देता है बड़ी आसानी से। बताइएगा मुझे, ऐसा आप महसूस करते हैं क्या? हर किसी को जाकर अपनी प्रॉब्लम्स बता देता है, जाएगा रोएगा, अरे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है कोई ऐसा? हाँ, ठीक है। और यही केतु को खराब कर देता है। अगर कोई बता रहा है तो ध्यान रखिएगा, यहीं से केतु खराब होगा। आपको क्या करना है, प्रभु का शुक्र करना है। कितनी भी परेशानी आए, आपको क्या करना है, ईश्वर का शुक्र मनाना है। ये केतु अगर खराब होगा तो घर में अपयश दिलाएगा, घर वाले सम्मान नहीं करते हैं अगर ये केतु खराब है, इंसल्ट करते हैं, घर अपने ही घर से परेशानी मिलती है। जिस किसी के हैं बताएं। और अगर ये केतु अच्छा होगा तो व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन्ड होगा, शुक्र करने वाला होगा, हर चीज में प्रभु का शुक्र करेगा जो है, क्योंकि ये मोक्ष का घर है ना। ठीक है। ये कभी मत भूलिएगा, 12वें घर में बैठा ग्रह इंसान की जो है तरक्की करवाता है। तो यहाँ बैठा जो केतु है, ये एक ही बात समझा रहा है, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए। इससे अच्छा मेडिटेशन कोई नहीं कर सकता, बहुत सुंदर मेडिटेशन होता है 12वें घर में केतु का। अंकुर जी और सुहासी जी, सिर्फ ये चेक करिए केतु ये रिजल्ट दे रहा है, आपका ये स्वभाव है या नहीं है। ठीक है, चंद्र केतु है, स्ट्रेस देगा, मेंटल स्ट्रेस बहुत देगा, दिल की बात कहने में बहुत कष्ट होता है ना। जुपिटर के साथ ठीक है, जुपिटर का पक्का घर है, तो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाएगा, बुद्धि भी वहीं लगेगी। यह स्लीपिंग इशू देता है, बिल्कुल, रात को नींद नहीं आएगी, 2-2 बजे तक भटकते रहेंगे। ठीक है, और अगर ध्यान लगा लिया तो क्या होगा, तो बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। ये आइसोलेशन है, यहाँ बैठा केतु अकेलापन पसंद करता है, आइसोलेशन, अपने आप से जुड़ जाता है व्यक्ति, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है यहाँ का व्यक्ति। और अगर ये खराब होगा तो बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, घर में जो है इंसल्ट होगी, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। ठीक है। जया जी, हॉस्पिटलाइजेशन इज ऑल्सो आइसोलेशन, जेल इज ऑल्सो आइसोलेशन, मगर व्हाई वी हैव टू लुक टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड जेल? मैंने कहा ना, हम ग्रह खुद खराब करते हैं। अगर हम ध्यान करेंगे तो ये आइसोलेशन तो हम कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो फिर हमारे पास ये सब चीजें आएंगी ही नहीं। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था, ग्रह शुभ फलदायी भी हो सकता है और खराब फलदायी भी हो सकता है, किस पे निर्भर करेगा। बिल्कुल सीख सकते हैं, मगर ये एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा अंकुर जी, ये मेडिटेशन के द्वारा अपने सब कार्य करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में बुद्ध भी है, लॉजिक्स भी हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये बात सही है कि इनका जो ध्यान का जो केंद्र है वो बहुत सुंदर है। 12th हाउस, हाँ चलिए रेमेडी बता रही हूँ मैं आपको। 12th हाउस के लिए सबसे पहली रेमेडी, किसी के आगे अपना रोना नहीं गाना है, बताना ही नहीं है किसी को अपनी परेशानी, और ईश्वर का सदैव शुक्रिया करना है। दूसरी रेमेडी, मेडिटेशन की आदत डालनी है। और घर में अगर डॉग पाल सकें तो बहुत अच्छा है। ट्रैवल करें, अगर मन विचलित होता है ना, जब 12th हाउस केतु वाले का मन अगर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, निकल जाइए, एक ट्रैवल करके आइए, चाहे बहुत दूर नहीं जा सकते, 100 किलोमीटर ही होके आइए, अच्छा महसूस करेंगे, काम बनने लगेंगे, ब्लॉकेजेस खत्म होंगी। ठीक है। तो आज हमने ये 12 घर जो है केतु के पढ़े हैं, और आई होप जो है आप लोग समझ पाए होंगे। बुलबुल जी, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा डियर, है ना। अब मैं यही कहूंगी सभी को कि प्लीज गो थ्रू दी रिकॉर्डिंग, क्योंकि
मैं तो बोलती रहूंगी, और मैं शायद पिछले 2-3 मैं ऑलरेडी बहुत घंटों से बोल रही हूँ, तो मेरे को तो दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी देर इज नो पॉइंट ऑफ रिपीटिंग एवरीथिंग। सो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी, तसल्ली से सुन लीजिएगा। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ। कितने लोग समझ पाए, सबसे इंपॉर्टेंट है कितने लोग समझ पाए, और कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो प्रिडिक्शंस हैं आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो। थैंक यू। ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज टेक सम वाटर, आई हैड वाटर, कॉफी पिया है। या सो लाल किताब इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई टेल यू दिस, बट आई वोंट से दिस इज 100% प्रिडिक्शन, बिकॉज व्हेन जब कुछ ग्रह साथ में बैठते हैं तो कुछ प्रिडिक्शंस में चेंजेस होते हैं। फिर हमें ये देखना होता है कि अभी हमारा कौन सा ग्रह जो है एक्टिवेट है, हमें इसमें कौन सी दशा, कैसा वर्षफल है, इस साल क्या होने वाला है। ठीक है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ये सब लाल किताब का हिस्सा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरी ये है, जो मैंने जिसकी पूरी प्रयास किया था, वो यही था कि आप लोग जो है आ, इससे जुड़ पाए। ठीक है ना, और आपको समझ आए कि लाल किताब संभव है नहीं है कर पाना, और क्या इसके प्रिडिक्शंस आपको जो है समझ आ रहे हैं। ठीक है, और जिन लोगों को अच्छा लगा, जो लोग लिख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ये सबसे पहला अचीवमेंट है कि आपको अच्छा लगा और आपको समझ आया। ठीक है, और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कितने लोगों को इंटरेस्ट है और कितने लोग इसको सच में करना चाहते हैं। ये तो हो गया एक भाग जो मैंने आपको कनेक्ट करना था, आपको समझाना था। नहीं नहीं, लाल किताब इज नॉट सेपरेट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, बस एस्ट्रोलॉजी इज वेरी डीप, यू विल कीप लर्निंग इट थ्रू आउट योर लाइफ। लाल किताब जो है वो आपको 2 महीने में बिल्कुल रेडी कर देती है। अभी मैं क्वेश्चन लूंगी रितु जी, आई टेक ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, इंटरेस्टिंग है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तो एक ग्रह पढ़ा है, जब हम सारे ग्रह पढ़ते हैं, फिर युतियां पढ़ते हैं, फिर हम ऋण पढ़ते हैं, देखिए क्या कंसेप्ट है। हमने एक एक ग्रह पढ़ा, अब ये हम पहले 9 ग्रह 12 घरों में पढ़ते हैं, इनकी प्रेडिक्शन समझते हैं, फिर ये ग्रह जब साथ में बैठते हैं। अभी कोई पूछ रहा था ना, चंद्रमा केतु 10वें घर में। भाई चंद्रमा केतु अगर 10वें घर में आएगा, तो चंद्रमा को ग्रहण लगाएगा केतु, फिर क्या होगा। फिर 10वां घर किसका है, कर्म का घर है। कहाँ पर मन नहीं लगेगा, कहाँ से टेंशन आ रही है, कर्म से टेंशन आ रही है। काम हो नहीं रहा, बन नहीं रहा, मन परेशान है, विचलित है। ठीक है, तो मन हमेशा पीड़ा में रहेगा, ऐसे करके अपने दिल की बात कहने में परेशानी आएगी, ऐसे करके हम समझते हैं। और गुरु केतु, गुरु क्या है, गुरु ज्ञान है, और केतु अध्यात्म है। तो व्यक्ति किसका ज्ञान, किसका ज्ञान ले रहा है, अध्यात्म का ज्ञान ले रहा है। बहुत सुंदर है, समझ रहे हैं? ऐसे करके फिर हम युतियां पढ़ते हैं। 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह एक साथ बैठेंगे तो क्या कार्य करेंगे। फिर हम 35 साला चक्र पढ़ते हैं कि 35 साल चक्र में जो हर ग्रह की उम्र होती है उसको कैसे देखा जाता है। फिर हम पढ़ते हैं ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, इनका इनका कैसे निवारण होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं आपकी वर्षफल, हर चीज की रेमेडी। इतना सुंदर है लाल किताब, और बहुत आसान है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। सिर्फ आपका इंटरेस्ट की बात है, आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन डू इट। अजीत जी केतु के रेमेडी कीजिए, मून ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कितने लोगों को इंटरेस्ट है इसको करने में। और कोई भी अपनी कुंडली शेयर मत कीजिए प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैंने पहले बोला था, आई सेड दिस एट द फर्स्ट पॉइंट की दिस इज नॉट एन एनालिसिस क्लास, दिस इज टू लर्न, है ना। तो अब मैं सिर्फ, मेरा एक सवाल है, आप में से कितने लोगों को इंटरेस्ट है कि ताकि मैं आपके साथ शेयर करूँ, फिर मैं आपके सवाल लेती हूँ। ठीक है, फिर देन आई टेक योर क्वेश्चंस। मेरा देखिए कंसेप्ट ये था कि आप समझे, आपको आए समझ, और आपको पता चले कि आप सीख सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि यहीं से कहीं से भी, बट एटलीस्ट यू शुड नो विच सब्जेक्ट वी आर लर्निंग। और आपको मैं रियलिटी बता रही हूँ, जब मैं पारशरी ज्योतिष पढ़ाती हूँ, चाहे मैं लाल किताब पढ़ाती हूँ, चाहे मैं टैरो पढ़ाती हूँ, आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बिकॉज आई, मेरा हमेशा कहना ये होता है कि अगर मेरे को कोई फोन पे भी कहता है आई वांट टू ज्वाइन दी क्लास, मैं हमेशा कहती हूँ ज्वाइन दी वेबिनार फर्स्ट, फर्स्ट चेक आउट कि आपको इंटरेस्ट है भी। बाद में आप कहोगे मैडम नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि करता वही है जिसको रुचि होती है ना। तो आइए, आपके 10 मिनट और लेंगे, आपके साथ जो है मैं डिटेल्स शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ। एनीबडी